हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE ऑन ईट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश जी। आज हम बात करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। देखो भाई, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझा। ट्रिग्नोमेट्री में जो आता था वो एंगल था, तो एंगल के बारे में समझा। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जाना कि भाई वो साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, कॉट क्या है, सब कुछ समझा हमने, है ना। फिर कुछ फॉर्मुलेस थे। अब वो फॉर्मुलेस में तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो याद करने पड़ेंगे, है ना। ऑल्दो मैंने एक दो फॉर्मुलेस के आपको बताया भी था कि कैसे वो फॉर्मुले बन रहे हैं, लेकिन यार देखो, अब हर फॉर्मुले पे फोकस करने लग जाएंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा फिर। इसलिए हमने बोला कि यार उस पर मेहनत करो। वो जो फॉर्मुलेस थे उनको आपने एक पेपर पे लिख लिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। जहां पे बैठ के पढ़ाई करते हो सामने दीवार पे चिपका लिया होगा, ये भी मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। तो भाई ऐसे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट उसका अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए भैया, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने अपने बारे में बता दिया आप लोगों को। मेरा नाम आशीष कपलेश है। पिछले 6 सालों से मैं जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं और अभी तक मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपको जो करना है वो ये है कि जो चीजें मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, जैसे यहाँ पे टॉपिक वाइज जो एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं, उनको आपको लिखना है, अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। डीपीपीज जो आपको मिलेंगी उनको आपको सॉल्व करना है खुद से, जो वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो अगले दिन उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, तो वीडियो सॉल्यूशन देख के आप उसको हेल्प ले सकते हो। जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, जो एमसीक्यूज मैं आपको करा रहा हूं, वो आपको साथ साथ सॉल्व करने, खुद से सॉल्व करना जरूरी है, राइट। उसके बाद जो पीवाईक्यूज मैं आपको कराऊंगा वो भी आप साथ साथ सॉल्व करेंगे, तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा और कोई नहीं होगा ऐसा जो आपको रोक सके एक अच्छी रैंक लेके आने से, ठीक है। तो ये सारी चीजें शिद्दत से फॉलो करो तो डेफिनेटली IIT तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। एनीवेज तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहली बात तो आती है, वो आती है सीक्वेंस है क्या। वही बोलते हैं सीक्वेंस सीरीज क्या है ये। सीरीज तो समझ आ जाता है ना, सब बिल्कुल लंबे लंबे से चलती रहती है ना। जैसे कोई लंबे लंबे फेंकता है तो बस उसकी सीरीज बन जाती है ना। चलो भाई, सीरीज तो हम समझते हैं और अच्छे से भी समझते हैं। जैसे वेब सीरीज होती है ना, तो तुमने देखा एक एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, लाइन में कुछ चीज चलती है ना। पर वो क्या है सर, चलता क्या है, क्या कुछ पैटर्न है उसके लिए? हाँ, तो उसके लिए कुछ पैटर्न होता है ना। जैसा ऐसा ही होता है ना बेटा, पहला वेब सीरीज में अगर देखें तो एपिसोड 1 आता है, फिर एपिसोड 2 आता है, फिर एपिसोड 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली एक पैटर्न फॉलो कर लिया है उन्होंने, है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि सर अभी पहला एपिसोड देखा उसके बाद सीधा उन्होंने 5वां एपिसोड डाल दिया, है ना। पता चल रहा है उसके बाद 7वां एपिसोड डाल दिया, फिर 10वां डाल दिया, तुम भी नहीं देखोगे उसको। तो फिर तो यही बात कह रहे हैं, सीक्वेंस क्या होता है, इट इज अ सक्सेशन। सक्सेशन मतलब जैसे पहला वाला पार्ट आया, फिर दूसरा पार्ट आया, तीसरा पार्ट आया, है ना। इट इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। यहां पे क्या होता है, नंबर्स को हम लिखते जाते हैं, लेकिन एक कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं उसके लिए, है ना। कुछ रूल फॉलो किया जाता है उसके लिए। अरेंज्ड इन डेफिनाइट ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एक सबसे सिंपलेस्ट वाला मैंने एग्जांपल लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सीक्वेंस को अगर आप गौर फरमा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इनमें एक पैटर्न बना। क्या पैटर्न बना? जैसे मैंने 1 लिखा, 1 के बाद अगर मैंने, ये कुछ ज्यादा पतला पेन नहीं हो गया, रुको इसको सही कर लेता हूं मैं, अरे मजा ही नहीं आ रहा लिखने में। हाँ अब ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4। अब देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पे भी सक्सेशन हो रहा है। सक्सेशन मतलब एक से आगे बढ़ता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है ना। या तो नंबर बढ़ता जाएगा ना, या तो नंबर घटता जाएगा। यहां पे हमने देखा ये जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है और एक प्रॉपर पैटर्न में वो इंक्रीज हो रहा है। वो पैटर्न क्या है कि सर ये जो पहला नंबर है इसमें अगर मैंने +1 कर दिया तो अगला नंबर मिल जाएगा। अगले नंबर में अगर मैंने +1 कर दिया तो मुझे उससे भी अगला नंबर मिल जाएगा। अगले वाले नंबर में अगर +1 किया तो फिर से मुझे अगला टर्म मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो यहां पे जो सीक्वेंस चल रहा है ना, ये जो सीक्वेंस चल रहा है इसमें नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, आगे जाते जाते नंबर इंक्रीज होता जा रहा है और यहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक प्रॉपर रूल यहां पे हमने अलाइन करके रखा है। वो क्या कहता है कि भाई पहले डिजिट में अगर आप +1 करोगे तो आपको अगली टर्म मिलेगी, अगली टर्म में अगर आपने +1 किया तो उससे भी अगली टर्म मिलेगी, इसमें भी अगर आपने +1 किया तो उससे भी अगली टर्म मिलेगी। तो ये एक सीक्वेंस होता है बेटा। ये क्या होता है? सीक्वेंस होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि 1 2 4 6 8 10। अब यहां क्या बनता है? क्या ये भी सीक्वेंस है? हाँ बिल्कुल ये सर, ये भी सीक्वेंस है। अब आपकी मर्जी, जो आपको सीक्वेंस लगाना है वो लगाओ। कुछ लोग बोलते हैं सर इसमें आपने क्या किया, +1 किया तो यहां पे अगला टर्म मिल गया ना, 1 + 1 2 होता है।
फिर हमने प्लस का 1 किया बट हमें अगला टर्म नहीं मिला, मतलब ये +1 वाला रूल यहां नहीं चलने वाला है। यही तो हुआ बेटा, हमने क्या किया, पहले वाले टर्म में प्लस का 1 किया, अगला मिला, अगले में +1 किया, नहीं, ये सीक्वेंस नहीं है सर, ये गलत चीज कर रहे हो आप, है ना, ये नहीं बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें हमने अलग दिमाग लगाया, फिर अलग दिमाग लगाया, हमने बोला क्यों ना पहले वाले में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अगला टर्म मिल जाएगा। मिला? हाँ सर। इसमें भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इससे अगला टर्म मिल जाएगा, ऐसा है? नहीं ना? नहीं सर। 4 के बाद अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे अगला टर्म नहीं मिल रहा। अब क्या करें? ये भी पैटर्न नहीं बना, पैटर्न तो ये भी नहीं बना, तो क्या बोलूं, ये सीक्वेंस रहेगी? ये सीक्वेंस रहेगा? नहीं सर, ये सीक्वेंस नहीं हो सकता, है ना, ये सीक्वेंस नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सर क्या है कि चलो मैंने दिमाग लगा लेता हर चीज में मुझे देखने को एक चीज और मिल रही थी। ध्यान से सुना, आपको ये समझना भी तो जरूरी है कि वो सही सीक्वेंस बन रही है, आपके काम की है कि नहीं है। मैंने बोला पहले +1 किया, नहीं मिला, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, 2 2 4 4 2 Z ऐसा कुछ मिल रहा था, पहले 2 किया मल्टीप्लाई, फिर 2 मिला, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो भी मिल गया, बट कहानी यहाँ आपकी बिगड़ गई अपनी, फिर यहाँ पे भी बिगड़ जाएगी, है ना। तो ये क्या सीक्वेंस होगा? नहीं सर, ये कोई सीक्वेंस नहीं होगा अपने लिए, हमारे लिए कोई काम का नहीं है सीक्वेंस, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर पैटर्न या कोई प्रॉपर जो रूल होता है वो फॉलो ही नहीं हो रहा। मैंने +1 करके देखा, कुछ बात ही नहीं बन रही, मैंने × 2 × 2 × 2 × 2 किया तो भी बात ही नहीं बन रही। सर ये क्या बात होती है, ऐसे कैसे बन रही है? तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। लेकिन अगर यहीं पे मैं एक मॉडिफिकेशन कर दूं बेटा, इसी सीक्वेंस में अगर एक मॉडिफिकेशन कर दूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 1 की जगह अगर मैं लिख दूं 0, तो कुछ बात बन सकती है? हाँ, तो बात बन सकती है। अगर मैंने इसमें प्लस का 2 किया तो मुझे अगला टर्म मिलेगा, अगर इसमें मैंने प्लस का 2 किया तो मुझे अगला टर्म मिलेगा, अगर इसमें मैंने प्लस का 2 किया तो मुझे अगला टर्म मिलेगा, यहां पे भी अगर प्लस का 2 किया तो मुझे अगला टर्म मिलेगा, यहां पे भी +2 करने से अगला टर्म मिलेगा। अब ये एक सीक्वेंस बन रही है हमारे पास में। तो पहले क्या हो रहा था, मैंने +1 करके कोशिश करी, कुछ बात ही नहीं बनी सर, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई करा तो भी बात नहीं बनी, फिर मैंने बोला नहीं यार वो सीक्वेंस गलत हो जाएगा, क्यों ना 1 की जगह 0 कर दूं, तो 0 से सीक्वेंस को शुरू करना है, 0 से अगर हमारी सीरीज शुरू हो जाए तो फिर +2 किया तो अगला मिला, फिर +2 किया अगला मिला, फिर +2 किया अगला मिला, ऐसे चल के हमें सीक्वेंस मिल जाती है ना। तो सीक्वेंस क्या रहेगा बेटा, इट इज नथिंग बट अ सक्सेशन ऑफ द नंबर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। यहाँ पे जो नंबर्स अगला वाला नंबर मिल रहा है कुछ रूल फॉलो कर रहा है, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, इनडेफिनाइट ऑर्डर। और ऐसा नहीं कि पहले आपने +1 किया फिर +2 किया फिर +3, ना 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 ना, पहले +1 किया तो आगे भी +1 ही किया, आगे भी +1 किया, तो एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो किया हम लोगों ने, इसको सीक्वेंस कहते हैं बेटा। अब सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप की सीक्वेंस होती है। पहली होती है एपी, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, दूसरा होता है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं, और तीसरी होती है एचपी, जिसको कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हमारा मेन जो काम पढ़ने वाला है एपी जीपी से पड़ेगा, इस एचपी से हम डील नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, मैथ में जब आप पढ़ते हो, मैथ्स में जब आप पढ़ोगे तो एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारा काम पड़ेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे काम के लिए नहीं है, हम सिर्फ इन दोनों में चर्चा करेंगे। इनसे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं वो देखेंगे, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, लेकिन उससे पहले अगर ये सारी बातें नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई, नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, कोई रोक टोक नहीं है। किया नोट सभी ने? पक्का? ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि प्यार से चिंटू बोलेंगे, चिंटू नहीं एपी बोलेंगे इसको, है ना। हाँ, इसको प्यार से हम क्या बोलेंगे, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आगे जब से मैं बोलूं एपी तो समझ जाना क्या कहना चाहता हूं। किसी भी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप कब कहते हो, किसी भी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप कब कहते हो बेटा, उसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी कह सकते हो जब आपको अगला टर्म जो है ना, देखो ये तो फर्स्ट टर्म कहलाता है बेटा, जो सबसे पहले लिखा होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहले लिखा होगा उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। मैंने बोला कि किसी भी सीक्वेंस को आप एपी तभी कह सकते हो जब अगला टर्म कोई स्पेसिफिक टर्म को ऐड करने से या फिर माइनस करने से मिले। जैसे कि 2 में मैं 3 को ऐड करूंगा तो 5 मिलेगा प्लस का 3 करने से, 5 में प्लस का 3 करने से 8 मिलता है,
8 में प्लस का 3 करने से 11 मिलता है। तो यहां पे आप देख रहे हो एपी में क्या हो रहा है बेटा, एपी में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक टर्म को या फिर कोई स्पेसिफिक डिजिट को ऐड करना पड़ता है जिससे कि अगला टर्म मिले फिर हम लोगों को, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने 3 को लिया, मैंने बोला भैया देखो 2 में अगर 3 ऐड करूंगा तो 5 मिलेगा, 5 में अगर 3 ऐड करूंगा तो 8 मिलेगा, 8 में अगर 3 ऐड करूंगा तो 11 मिलेगा। अगली टर्म लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अगले इसमें आपने प्लस का 3 किया तो आंसर आपको 14 मिलेगा। फिर चलती जाएगी, 14 में आगे प्लस का 3 करोगे तो 17 मिलेगा। तो ऐसे देखो मैं सीक्वेंस को आगे ले जा सकता हूं, है ना। तो इसको और अच्छे से कैसे बोले, है ना। अब ये एग्जाम में आएगी बात, तो ऐसे तो बोलोगे नहीं कि सर एक टर्म ऐड कर दिया, तुम्हें क्या पता कि 3 ऐड हुआ। ये तो सिंपल वाला था, है ना, ये तो सिंपल था। 2 और 5 तुम समझ गए कैसे किया ऐड। सिंपल सा रूल बताता हूं, आपको क्या करना है, 2 टर्म उठा लेनी है, एक तो अगली टर्म और एक ये वाली टर्म, है ना। तो आपको कैसे पता चला कि सब प्लस का 3 ही करना है, प्लस का 2 क्यों नहीं किया, प्लस का 4 क्यों नहीं किया? ऐसा मुझे इसलिए पता चला क्योंकि जब मैंने किसी भी कोई से भी 2 टर्म उठा लो जो तुम्हारे फेवरेट लग रहे हो, 5 और 8 नहीं सर, मैं 2 और 5 को उठाऊंगा, तो 2 और 5 को उठाया, इनका डिफरेंस लिया, 5 - 2 3 होता है, 8 - 5 3 होता है, 11 - 8 3 होता है। तो मैं समझ गया कि यहां पे अगला टर्म जो है वो पिछले टर्म में 3 ऐड करने से मिल रहा है। अब ये देखो माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, 5 = 3 + 2, मतलब 2 में मैंने 3 को ऐड किया, 2 में मैंने 3 को ऐड किया तो मुझे अगला टर्म मिला। फिर यहां पे भी वही कहानी बेटा, 8 का मिलेगा जब मैं 5 में 3 को ऐड करूंगा, तो 5 में मैंने 3 ऐड किया तो अगला टर्म मिला। तो ये है एपी की कहानी। तो डिफरेंस ऑफ ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन फ्रॉम इट्स द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलोगे आप इसको? कॉमन डिफरेंस। क्यों सर कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि सारे जो टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं इनका जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना आ रहा है, 3 3 3। तो हर एक टर्म को, मतलब हर 2 टर्म्स आप उठाते चलिए तो देखते जाएंगे तो उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है। तो कॉमन हो गया ना डिफरेंस, सब में ही, सब में बराबर का डिफरेंस है, सब में कॉमन डिफरेंस है। क्या बोलोगे इसको? कॉमन डिफरेंस बोलोगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। 11 को भी तभी लिखा जाएगा जब 8 में 3 को ऐड करोगे। सो दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन डिफरेंस है। देखो 5 - 2 किया, 5 - 2 3 आ रहा है, 8 - 5 3 आ रहा है, 11 - 8 भी 3 आ रहा है। सो ये जो 3 है दिस इज कॉल्ड योर कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे 2 चीजें सीखने को मिली। पहला है फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखेंगे स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए से लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म को, स्मॉल डी से लिखा जाएगा कॉमन डिफरेंस को। ये बात ध्यान रखना आगे से, जब भी आप कॉमन डिफरेंस लिखोगे बेटा तो इसको आप लिखोगे स्मॉल डी से। जब आप फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो फर्स्ट टर्म को लिखोगे आप स्मॉल ए से। और ये हमारे एपी का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे और भी चीजें सीखेंगे, पहली बेसिक चीज तो समझ ही गए आप लोग, है ना। नोट में देखो, द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय डी। फर्स्ट टर्म को हमेशा स्मॉल ए से लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस को हमेशा स्मॉल डी से लिखेंगे, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा सीक्वेंस का सवाल कोई आ जाए तो क्या आप उसका बता सकते हो क्या फर्स्ट टर्म होगा, क्या उसका कॉमन डिफरेंस होगा? बिल्कुल सर, सबसे पहली टर्म किसी भी सीक्वेंस में जो सबसे पहली टर्म होती है वो हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है। जैसे इस सीक्वेंस की बात करें बेटा, इस सीक्वेंस में क्या बोलते हो? इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या रहेगी? 2। हाँ सर, सबसे पहला टर्म जो होता है इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, वही हमारा ए हो गया बेटा। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 3। तो इस सीक्वेंस में, इस गिवन सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म हो गया 2, कॉमन डिफरेंस हो गया 3। क्लियर रहेगी बातें? क्लियर रहेगी बातें? बढ़े आगे। अच्छा, अगर ए और डी हमारे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, अगर ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो मुझे इस एपी का nth टर्म लिखने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। कैसे लिखते हैं? फॉर्मूले पे फोकस करेंगे बेटा। nth टर्म लिखने का एक फॉर्मूला बनता है, इट इज गिवन बाय Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। एग्जाम्पल के तौर पे समझना बात को, हमारा सीक्वेंस क्या था बेटा? 2 5 8 11 ब्लैश 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 चलता जा रहा था, ठीक है।
इस सीरीज में अगर आप गौर फरमा के देखेंगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो 2 है, कॉमन डिफरेंस जो है 5 माइनस का 2 यानी कि 3 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका थर्ड टर्म क्या है, क्या इस सीक्वेंस का तीसरा टर्म क्या है, तो बोलोगे सर 8 है। दिख गया हमें कि इसका जो थर्ड टर्म है वो क्या है बेटा, 8 है। अगर मैं पूछूं कि इस सीक्वेंस का 10वां टर्म कौन सा है, टेंथ वाला टर्म कौन सा है, या 11th टर्म कौन सा है, 11th टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब क्या हुआ, फंस गए ना तुम लोग। या तो एक काम करो, सीक्वेंस को लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद 20, फिर ऐसे करते लिखते जाना उसको, है ना। या फिर ये फॉर्मूला लगा लेना। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे को पता है थर्ड टर्म जो है 8 है, इस फॉर्मूले से देखें थर्ड टर्म निकालना है बेटा। थर्ड टर्म के लिए लिखेंगे T3 इक्वल्स टू, पहला टर्म है बेटा 2 प्लस कौन से नंबर का टर्म निकालो, तीसरे वाला, तो n जो होता है बेटा वो nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है ना। n जो है उस नंबर को निकालता है जो आप फाइंड करो। जैसे आप थर्ड टर्म की बात करो तो n की जगह 3 पुट करेंगे, माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस बेटा कितना है, 3 है, 2 प्लस बेटा 3 माइनस 1 2 होता है, 2 इंटू 3, सो 2 प्लस का 6 इक्वल्स टू 8। क्या मेरे पास जो थर्ड टर्म था वो 8 है? हाँ सर बिल्कुल, थर्ड टर्म आपके पास 8 है। खत्म कहानी। मतलब आप ये फॉर्मूला लगा लो तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी गिवन सीक्वेंस का कोई स्पेसिफिक टर्म कौन सा है। ठीक है, तो थर्ड टर्म जो था वो 8 है, वो हमने फॉर्मूले से भी देख लिया। बेटा n जो है वही होगा जो यहां लिखोगे, जौन से नंबर का टर्म आपको चाहिए वो यहां पुट कर देना। अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो n की जगह 3 पुट करो, अगर आपको 11th टर्म चाहिए तो n की जगह आप 11 पुट करो। चलो देखें क्या बनता है, T11 इक्वल्स टू A2 प्लस 11 माइनस का 1 इंटू 3, 2 प्लस 10 इंटू 3, बेटा ये 32 बन रहा है। मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है, इसका 11th टर्म जो होगा वो 32 बनेगा बेटा। ये जो गिवन सीक्वेंस है उसका 11th टर्म जो बनेगा वो 32 बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मुझे 100th टर्म बताइए क्या होगा, अगर मैं बोल दूं 11th नहीं, मुझे तो 100th टर्म बताइए क्या होगा, तो सिंपल सर अब तो कुछ नहीं करना, हम n की जगह 100 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। n की जगह 100 पुट कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एपी में, ये सिर्फ फॉर्मूला वैलिड है ओनली एंड ओनली फॉर द एपी, तो अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको nth टर्म बताना है तो फॉर्मूला ये रहा, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताना है बेटा तो सितारे चमका लेना, हैशटैग लगा लेना, यही फॉर्मूला बनेगा। प्रमाण दे दिया है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। थर्ड टर्म निकालना था 8 आएगा, फॉर्मूले से भी थर्ड टर्म निकाला 8 ही आ रहा है। 11th टर्म निकालना था, फॉर्मूला लगाया 11 टर्म 32 आ रहा है। तुम चाहो तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर सकते हो, 11 के बाद सीक्वेंस को आगे बढ़ा लेना। सीक्वेंस को आगे बढ़ाओगे देखोगे 11वें नंबर पे 32 आएगा। तीसरे नंबर पे कौन था 8, 11वें नंबर पे कौन आएगा 32, 100वें नंबर पे कौन आएगा वो निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, सो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पर वो यहां तक रुकता नहीं है, वो बोलता है ठीक है तुमने nth टर्म निकालिए, तुमने तीसरा टर्म निकाल लिया, मुझे बताओ nth टर्म का सम क्या होगा। nth टर्म का सम भी बताना है, ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे उसने बोल दिया थर्ड टर्म तक का सम बताइए, सम ऑफ 3 टर्म्स। इस सीक्वेंस में सम ऑफ 3 टर्म्स बताइए, इन तीनों टर्म का सम क्या होगा। चलो अगले पेज पे करते हैं। सीक्वेंस है हमारी 2 5 8 11। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला सीक्वेंस हमारे 2 5 8 11 ब्ला 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 चल रहा है। nth टर्म निकालना था, nth टर्म निकाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद बोलता है सम ऑफ द nth टर्म जो होता है इट्स a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसके बाहर n बाई 2।
लीजिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये बाहर में n बाई 2। जैसे कि मैंने आपसे बोला थर्ड टर्म, मैंने आपसे क्या बोला, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, तो आपने क्या किया, T3 को फाइंड किया, T3 आपका 8 आ रहा था, सीक्वेंस में भी थर्ड टर्म 8 ही था। जैसे आपने बोला थर्ड टर्म, तो आपने फॉर्मूला लगाया और यहां पे T3 को 8 देखा, मतलब तीसरी टर्म कौन सी थी, 8, सीक्वेंस में देखा पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा टर्म 8 ही आ रहा था। अगला सवाल वो करता है कि सम ऑफ द थ्री टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स, भैया जो तीन टर्म्स थी उनका सम क्या होगा। तो हमने बोला सर इनको ऐड कर लीजिए, ये रही हमारी पहली, दूसरी और तीसरी टर्म, तो सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स कितना बनेगा, 2 + 5 + 8, सॉल्व करने पे 15 आंसर आएगा। चलो देखते हैं, फॉर्मूला लगा के देखते हैं 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा सम ऑफ थर्ड टर्म निकाल रहा हूं मैं, तीसरे टर्म तक का सम, सम ऑफ थर्ड टर्म, तीसरे टर्म तक का सम, सम मतलब ऐड कर दीजिए। सो 2 इंटू, बेटा फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस कौन से नंबर का टर्म है, थर्ड वाला, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस का 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 है इंटू 3/2, 4 + 6 इंटू 3/2, 6 4 कितना होता है 10। तो यहां पे सॉल्व किया तो S3 जो आ रहा है बेटा वो 10 इंटू 3/2 आ रहा है, सॉल्व करने पे 15 बन रहा है। क्या बात है सर, मतलब थ्री टर्म्स का जो सम आएगा वो 15 आएगा। क्या ये बात सही थी, हमारी फॉर्मूला सही लगाया बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल सही लगाया। तो अगर आपसे बोले कि 11 टर्म्स का सम बताइए तो बता पाओगे कितना, 2 इंटू ए प्लस 11 माइनस का 1 इंटू डी, 2 इंटू ए प्लस 11 माइनस का 1 इंटू डी डिवाइड बाई 11/2। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, जो भी नंबर ऑफ टर्म बोलेगा उसके लिए आप लगा सकते हो, इसको वैलिड है बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया थर्ड टर्म का लेके, है ना, मैंने एग्जाम्पल जो आपको समझाया वो थर्ड टर्म को लेके है। तीसरा टर्म क्या होता है, T3 हमने निकाला 8 आ रहा था, जो कि हमारे सीक्वेंस में भी गिवन था। सम ऑफ थर्ड टर्म निकाला तो सम ऑफ थर्ड टर्म जो आ रहा था वो 15 आ रहा है, जो हमने यहां पे सीधा ऐड करके भी देखा तो वो भी 15 ही आ रहा था। ऐसे ही अगर मुझसे वो सम ऑफ 11th टर्म, ये नहीं 11 नहीं पूछा है, 11वें नंबर पे जो सम है ना, 11वें नंबर पे जो टर्म है वहां तक का सम बताइए, 11वें नंबर पे जो टर्म है वहां तक का सम बताइए। सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 प्लस का 30 इंटू 11/2। सो इट कैन बी रिटन एज 34 इंटू 11/2, 2 से मर जाएगा, 2 1 जा 17, 2 जा 34 होते हैं, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 18, आई थिंक 187 बनेगा, ठीक है, 11 और 7 18 ही होते ना, 187। तो सम ऑफ 11 टर्म्स जो होता है बेटा वो 187 कहलाएगा। सम ऑफ 11th टर्म जो होगा वो क्या कहलाएगा, 187 कहलाएगा। मतलब 11वें टर्म तक जो हमने सीक्वेंस को ऐड किया उसका आंसर 187 आना चाहिए। तीसरे टर्म तक, तीसरे टर्म तक हमने जो सीक्वेंस को ऐड किया उसका आंसर 15 बनना चाहिए था, बन गया। यही तो है, हाँ यही दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट अपने लिए, बस सितारे चमका लो इन पे और आपका काम बन जाएगा। तो पहला फॉर्मूला है बेटा टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो है वो nth टर्म के सम का फॉर्मूला है, सम मतलब ऐड करना, ठीक है, नोट कर लो इसको, छाप लो, यहां से भी नोट करना चाहते हो इसको भी नोट कर लो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा। ये रहा वो फॉर्मूला, ठीक है। और भी पैटर्न में फॉर्मूले बनते हैं बट वो भी बाद में बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो तरीके से, उसके बाद आते हैं फिर वहां पे। किया नोट सभी ने? अच्छा ये भी नोट कर लो यार, ये तो एक क्वेश्चन बन गया ना, ये तो एक तरह का क्वेश्चन बन गया। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल ना लिख के मैं क्वेश्चन ही लिख दूं तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, हाँ से लिख दो, कोई बात नहीं, हमारे क्या है ना। ये लो भाई आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन जिसमें हमने टर्म भी निकाल लिया, सम भी निकाल लिया, कितने स्मार्ट हो गए हैं हम लोग। चलिए भाई सर एक और चीज हमने वहां देखी थी, कुछ लिखा हुआ, उसके बारे में बता दो। तो भाई सम ऑफ nth टर्म जो फॉर्मूला बनता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म का जो सम बनता है इट कैन बी रिटन एज 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑल्सो जो nth टर्म का फॉर्मूला बनता है tn, वो बनता है a प्लस n-1 इंटू डी। जरा ध्यान से देखना भैया ना, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं फिर से। Sn इक्वल्स टू n/2, 2a को मैं लिखता हूं a प्लस n-1 इंटू डी।
कैसे लिख दूं तो चलेगा क्या? 2a को मैंने लिखा a प्लस a, कोई गुनाह कर दिया ऐसा लिखने से? नहीं ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस कैन बी रिटन एज n बाई 2 a प्लस tn, दिस इज द फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला बनेगा n बाई 2 a प्लस tn। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर, अगर मुझे थर्ड टर्म तक का सम चाहिए तो क्या 3 बाई 2 a प्लस t3 लिखूंगा मैं? हाँ बिल्कुल, देखो तो 3 बाई 2 a कितना था 2 प्लस t3 यानी 8, 3 बाई 2 इंटू 10। हाँ ये तो फिर से वही आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है। अरे थर्ड टर्म क्या था 8, थर्ड टर्म क्या था 8, तो क्या ये फॉर्मूला भी वैलिड है? हाँ सर बिल्कुल वैलिड है। पहला टर्म था 2, थर्ड टर्म था 8, 3 थर्ड 3 बाई 2 3 बाई, सॉल्व किया, खत्म बात यार, कुछ भी नहीं है। तो ये तुम्हारा एपी कंप्लीट हो गया। हाँ मेरे फिजिक्स में बस इतना ही एपी काम का है, इसके अलावा मेरे को और आगे नहीं लेके जाना है तुम लोगों को। इनफाइनाइट सम का वो इनफाइनाइट सम के लिए नहीं सॉल्व कराना है मुझे तुम लोगों को। मेरे एपी में इतना ही है, बाकी तुम मैथ्स में पढ़ लेना अच्छे डिटेल में, ठीक है। तो हमारे लिए बस इतनी ही बातें हैं। तो नोट करना चाहते हो कुछ और तो ये देख लो भाई सब, Sn का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस tn है ना। tn क्या होता है? nth टर्म होता है। तो यहां पे आके इसको भी नोट कर लीजिए और मेरा AP यहां पे खत्म हो जाता है। क्या बात करो सर, इतनी जल्दी? जी बिल्कुल। इसके अलावा जो मैं बात करने जा रहा हूं वो होगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको पहले भी बोला था एक AP होगा और एक GP होगा। AP की बातें हमने कर ली है, अब हम GP पे आते हैं। जीपी में क्या होता है? तो भाई यहां पे जो प्रोग्रेशन होगा बेटा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि कुछ मल्टीप्लाई करने से अगला टर्म मिले। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां देख सकते हो 3 6 12 24, 3 6 12 24 ब्ला 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 ब्ला। अगर मैं गौर फरमाऊं तो मुझे पता चलेगा, क्या पता चलेगा सर? कि 3 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अगला टर्म मिलता है। 6 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अगला टर्म मिलता है। 12 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अगला टर्म मिलता है। यानी कि यहां पे प्लस वाली बातें नहीं हो रही है सर, यहां पे प्लस वाली बातें नहीं हो रही है, यहां पे तो मल्टीप्लिकेशन की बातें हो रही है। हाँ तो जब भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात होगी तो वहां पे आपको अगला टर्म तभी मिलेगा जब आप पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करोगे। एपी में क्या था बेटा? एपी में अगला टर्म तब मिलता था जब पिछले टर्म में कुछ ऐड किया जाता था, है ना। लेकिन जीपी में क्या होता है बेटा? अगला टर्म तब मिलता है जब पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे भी आप देख रहे हो ये सबसे पहले ये लिखा है सर, सबसे पहले ये लिखा है। तो क्या मैं बोलूं हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा 3 हो जाएगा। हमारा फर्स्ट टर्म यहां पे क्या 3 कहलाएगा? जी बिल्कुल सर, हमारा यहां पे पहला टर्म जो है वो 3 है, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। एपी में होता था कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस लेते थे वहां पे हम लोग। वहां पे क्या करते थे? जब आपने इक्वेशन लिखी थी बेटा, क्या थी हमारी इक्वेशन? 2 5 8 11 वाली ना। तो जब आपने लिखा था 2 5 8 11 ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपने डिफरेंस कैसे लिया था? ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, तो 5 माइनस 2 या फिर 8 माइनस का 5 या फिर 11 माइनस का 8, ऐसे हमने डिफरेंस लिया था। तो वहां पे प्लस था इसलिए डिफरेंस लिया ना। यहां पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम कहते हैं डिफरेंस नहीं, इसके लिए कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे इसको? कॉमन रेशियो। रेशियो क्यों बोला सर आपने इसको? वहां पे तो चलो डिफरेंस समझ आ गया, क्योंकि आप बाद वाले टर्म और पहले वाले टर्म का डिफरेंस ले रहे थे। डिफरेंस मतलब माइनस करना, है ना। पर यहां रेशियो क्यों ले रहे हो? यहां पर रेशियो इसलिए रहा हूं क्योंकि बाद वाला टर्म और पहले वाले टर्म का रेशियो करूंगा मैं इसमें। 6/3 क्या बनेगा? 6/3 करोगे तो 2 बनेगा। फिर बाद वाला टर्म पहले वाला टर्म 12/6, 12/6 क्या ये भी 2 बनेगा? जी बिल्कुल। बाद वाला टर्म डिवाइडेड बाय पहला वाला टर्म, तो रेशियो ले रहे हैं हम लोग। यहां पे यहां क्या कर रहे हैं बेटा? हम रेशियो ले रहे हैं, इसीलिए इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। और जब सबका रेशियो लिया तो आंसर एक ही आ रहा है, वो है 2। तो यहां का कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? 2। कॉमन रेशियो को जैसे कॉमन डिफरेंस को आपने डी से डिनोट किया, वैसे कॉमन रेशियो को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। जब कॉमन डिफरेंस था तो आपने डी उठाया, तो जब कॉमन रेशियो की बात होगी तो r से डिनोट करेंगे। वो कैसे मिलेगा? अगला वाला टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, अगला टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ठीक है।
तो यहां से कॉमन रेशियो मिलता है। द रेशियो ऑफ ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन बाय इट्स द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। बेटा रेशियो ऑफ ईच टर्म बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म है ना, हर टर्म का रेशियो उसके पहले वाले टर्म से जो आ रहा है बेटा, हर टर्म का रेशियो उसके पहले वाले टर्म के साथ जो आ रहा है वो सेम रहेगा सबके लिए। जैसे 6 का रेशियो 3 के साथ, 12 का रेशियो 6 के साथ, 24 का रेशियो 12 के साथ सेम आ रहा है, इसलिए इसको कॉमन रेशियो किया। तो यहां पे हमारे पास दो चीजें आती है बेटा, पहला है फर्स्ट टर्म जो आता है सबके पास, जो सब में सेम ही है बेटा, फर्स्ट टर्म वाली बात है तो है ना, जो कि यहां पे कितने 3 है। दूसरा आता है बेटा कॉमन रेशियो, स्मॉल r से डिनोट करेंगे, यहां पे कॉमन रेशियो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। तो आपको चेक करना पड़ेगा है ना, कोई भी सीक्वेंस अगर आपको मिलती है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, क्या इसमें जीपी लग रहा है या फिर एपी लग रहा है। और वो कैसे सोचेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा थॉट क्लियर हो जाएगा उसको लेके। ठीक है, यहां तक ये बातें नोट कर लो पहले। ठीक है, अच्छा एक और बात जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसी भी जीपी में जीरो मत ले लेना पता चल रहा है सर जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, जीपी में कभी जीरो नहीं आता है, जीपी में कभी भी जीरो नहीं आएगा। पता चल रहा है तुम जीरो से सीक्वेंस को शुरू कर रहे हो है सर, इसमें देखो तो 0 फिर 3 फिर 6 है, ऐसा कर रहे हो तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना है ना। तो पता चल रहा है तुम्हारी सीक्वेंस ऐसी बन रही है 0 2 4 8 16 है ना सर, देखो ना जीपी बन रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, लेकिन यहां क्या 0 2 जा 0 ही होता है ना। तो अगर कोई भी सीक्वेंस 0 से शुरू हो गया तो वो जीपी नहीं होगा, कोई भी सीक्वेंस अगर 0 से शुरू हो रहा है तो वो जीपी नहीं कहलाएगा बेटा, नॉट अ जीपी, नॉट अ जीपी। तो कोई भी सीक्वेंस अगर 0 से शुरू हो रही है तो उसको जीपी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर आपने 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया बेटा तो 2 नहीं बल्कि 0 ही आएगा, फिर तो आपकी सीक्वेंस ही नहीं बन पाएगी कभी भी। अगर आपने किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म 0 ही मिलना था, तो आपकी सीक्वेंस नहीं बन पाएगी उसमें फिर। तो जीपी का हमेशा ध्यान रखना कि जीपी में कभी 0 नहीं आएगा। तो यहां पे भी लिखा है अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, 0 मत ले लेना यहां पे गलती से भी। ठीक है, चलिए भाई हो गया, कर लिया नोट सभी ने, बढ़े आगे, वेरी गुड। तो क्या इसमें भी nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा, इसमें भी nth टर्म के सम के लेंगे, हाँ बिल्कुल लेंगे। इसमें भी हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला बनता है बेटा, तो nth टर्म का फॉर्मूला बनता है a r n - 1, इसमें भी nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा। वहां पे क्या बना था, tn = a + n - 1 × d, यहां पे क्या बनेगा a इंटू, ये d वाला पार्ट हटा दो बेटा, ये जो डिफरेंस था ना वो डिफरेंस नहीं बल्कि कॉमन रेशियो आएगा, और ये n - 1 उठ के इसके पावर में आ जाएगा, बस खत्म। वहां पे क्या करते थे, डिफरेंस लेते थे सर हम लोग, वहां क्या करते थे, डिफरेंस लेते थे। तो डिफरेंस के चक्कर में प्लस का n - 1 × d किया। मैंने बोला सर वो d इस बार एलिमिनेट हो चुका है r से, वो जो d है वो एलिमिनेट कर दिया r से, मतलब अगर मैं ap की बात करूं तो वहां पे d आता था, अगर मैं जीपी की बात करूं तो यहां पे r आता है। ये n - 1 उठ के इसके पावर में आएगा, तो a r की पावर n - 1, दिस इज द फॉर्मूला बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। जैसे कि हमारी वो पुरानी सीक्वेंस उठा लेते हैं 3 6 12 24 वाली है ना, एग्जांपल के तौर पे 3 6 12 24 ब्ला ब्ला ब्ला। सर यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं तीसरे नंबर का टर्म बताइए, t3, तीसरे नंबर का टर्म क्या होगा, मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द थर्ड टर्म, तो t3 फाइंड करने गए हम लोग, तो a पहला टर्म बेटा कितना 3 इंटू r कितना है यहाँ पे 2 का पावर, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, हाँ ये तो पता ही नहीं सर में, कौन सा वाला टर्म बता रहे हो, तीसरे वाला टर्म बताना है, थर्ड टर्म, तो 2 का पावर 3 - 1। ये क्या किया सर, ये क्यों किया आपने सर, देखो कौन से टर्म की बात कर रहे हो आप, थर्ड टर्म, कौन सा टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म। बेटा तीसरा टर्म बताना है क्या होगा, हमें पता है 12 है, लेकिन फॉर्मूले से पूछते हम, हाँ भाई फॉर्मूले बता तीसरा टर्म क्या होगा। उसने बोला पहला टर्म दो, हमने उसको पहला टर्म लाके दे दिया, पहला टर्म क्या है बेटा 3। उसने बोला कॉमन रेशियो लाके दो, हमने उसको कॉमन रेशियो दे दिया 2, और उसने बोला n का पावर r का पावर n - 1, कौन से नंबर की बात करो, तीसरे टर्म की बात करें, तो t3 - 1,
सो 3 इंटू 2 का पावर 2, 3 इंटू 2 का पावर 2 यानी कि 4 होता है, एंड योर आंसर कम्स आउट बी 12। क्या ये वही बन रहा है बेटा? देखो थर्ड टर्म जो है यहां पे 12 आ रहा है, थर्ड टर्म जो है बेटा वो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। क्या यही चाहता था वो भी? बिल्कुल सर, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है ना? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द 10th टर्म, तो 10वीं टर्म क्या हो जाएगी इसमें? 10th टर्म, हाँ 10th टर्म की बात करते हैं। T10 इक्वल्स टू, पहला टर्म बोला 3, कॉमन रेशियो बोलो 2, n माइनस 1, तो 3 इंटू 2 का पावर 9। अब तुम्हारे पास अगर हिम्मत है तो 2 की पावर 9 को सॉल्व कर लो और यहां पे लिख देना। मेरे पास तो नहीं है हिम्मत। चलिए भाई, है ना? तो ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला आता है। मैं T3 का भी लिख देता हूं नीचे ताकि एग्जाम्पल के तौर पे समझे रहे। हो गया? चलिए भाई, ये nth टर्म का फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है बेटा? ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला बना है। केस का nth टर्म का फॉर्मूला, बहुत ही बढ़िया। इसमें भी क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला बनता है, जो कि हमारे पास ये है a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। चलो भाई लिख देता हूं अगले पेज पे। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, s nth इक्वल्स टू a 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। बेटा इसमें कुछ कंडीशन लगती है। कंडीशन क्या लगती है? कि r हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर r हमारा 1 के बराबर हो गया तो देखो 1 माइनस आर तो 0 हो जाएगा। कंडीशन क्या लग रही है? कि r हमारा 1 नहीं होना चाहिए। r अगर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगी कहानी, ये तो पिक्चर ही फेल हो जाएगी फिर तो। इफ r इक्वल्स टू 1 देन 1 minus r will be 0 and the sum comes out to be infinity। अगर r हमारा 1 हो जाए तो हमारा सम इंफिनिटी हो जाएगा, तो हम r इक्वल्स टू 1 नहीं लेंगे, है ना? हमें नहीं लेना ये, तो काट देना इसको पूरा। तो क्या r 1 से बड़ा होगा, r 1 से छोटा होगा? ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना? कि r हमारा 1 से बड़ा हो जाए, r हमारा 1 से छोटा हो जाए। कुछ कंडीशंस इसमें पहले लगाते थे, जैसे कि अगर 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 मैं कहूं तुम सा हंसी नहीं, वो नहीं। कंडीशन लगाता हूं, इफ r इज ग्रेटर देन 1। भैया r अगर 1 से बड़ा हो जाए तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में फॉर्मूला बनता है a 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सर एक बात बताओ, अगर r हमारा 1 से बड़ा हो जाए, जैसे कि मान लो इफ r इक्वल्स टू 2, तो भाई 2 का जो भी पावर लिखोगे, 2 का कोई पावर होगा तो वो हमेशा 2 से तो बड़ा ही होगा ना। सोच के देखो, अगर मैंने बोला कि r हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कितना? 2 हो सकता है सर, है ना? r हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा तो हमारा r 2 हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। 2 का पावर n, क्या वो 2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? खुद ही सोचो। 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 2 जो कि 4 होता है, हाँ सर बड़ा है 2 से। 2 का पावर 3 जो कि कितना होता है? 8 होता है, हाँ सर बड़ा है 2 से। मतलब 2 की पावर n में कुछ भी लिखो वो 2 से तो बड़ा ही है। मतलब अगर r 1 से बड़ा है तो ये पूरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। सोच के देखना, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये नीचे जो पार्ट लिखा है बेटा, ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। तो इसको सही करो। कैसे करें सही? तो अगर r 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला जो बनेगा बेटा a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 बन जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा आपका फिर। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना जब r जो है हमारा 1 से बड़ा है। मैंने क्या किया, ऊपर देखा माइनस का साइन आ रहा है, नीचे देखा माइनस का साइन आ रहा है, तो क्यों ना मैं ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। ऊपर देखा इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव साइन आएगा, नीचे इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव साइन आएगा, तो मैंने पहले ही दिमाग लगाया, ऊपर नीचे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी r की पावर n माइनस 1, नीचे इक्वेशन बन जाएगी r माइनस 1। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा बेटा, इफ r इज ग्रेटर देन 1, इसने t के फॉर्म में लिख दिया गया। चलो छोड़ो, मैं t के फॉर्म में बता दूंगा बस बाद में। ठीक है, यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ एकदम। अगर 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 अगले पेज पे करें, इफ r इज लेस देन 1, इफ r इज लेस देन 1, तो हमारा जो फॉर्मूला था बेटा यही चलेगा, a 1 माइनस r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ऐसा करने से क्या होगा सर, अगर r हमारा 1 से छोटा है तो क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया r की वैल्यू 0.1, खुद ही समझदार हो तुम लोग, समझ चुके होंगे अब तक। तो क्या ये r 1 से छोटा है? जी बिल्कुल सर छोटा है, 0.1 छोटा होता है ना 1 से।
अगर मैं r का पावर n करूं, यानी कि अगर मैं 0.1 का पावर n करूं, तो बताओ वो 0.1 से बड़ा होगा या 0.1 से छोटा होगा? वो हमेशा 0.1 से छोटा ही आएगा। जैसे कि 0.1 का स्क्वायर इट इज 0.01, क्या वो 0.1 से छोटा होता है बेटा? जैसे कि 0.1 का होल क्यूब इट कम्स आउट बी 0.001, क्या वो 0.1 से छोटा होता है बेटा? जी बिल्कुल सर। तो अगर आप r की वैल्यू 1 से छोटी लेते हो, जैसे कि 0.1 ले लिया, तो 0.1 का पावर n जो होता है बेटा वो 1 से छोटा ही होगा। हाँ सर, ये 0.1 से छोटा है। तो ओवरऑल अगर इसको सॉल्व करो r की पावर n, है ना, इफ r इज लेस देन 1 देन r का पावर n जो होगा बेटा वो 1 से छोटा होगा, r भी 1 से छोटा ही है। तो यहां पे ये टर्म ऊपर वाली पॉजिटिव आएगी, नीचे वाली पॉजिटिव आएगी। ये फॉर्मूला बिल्कुल चल देना, इसमें आपको छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल वैलिड रहेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। मैंने इसका प्रमाण दे दिया है आपको यहां पे, ठीक है, इसका प्रमाण मैंने आपको दे दिया है। चलिए भाई, तो ये दो फॉर्मूले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, r ग्रेटर देन 1 पे ये बन जाएगा, r लेस देन 1 पे ये बन जाएगा, बस। तो किसी भी जीपी का सम अगर आप देख रहे हो तो इस फॉर्मेट में देखते हो। पर सर उन्होंने कुछ और लिखा था यहाँ पे, ये TN के फॉर्म में लिखने लग गए लोग, तो है सर, ये तो TN के फॉर्म में लिखने लग गए। फिर अब इसमें क्या करूं मैं? अच्छा, अब क्या करें भाई? हाँ, ये तो सोचने वाली बात होगी। फिर TN वगैरह के फॉर्म में अगर ये लोग लिखने लग गए तो कहानी में तो खराबी हो जाएगी फिर। तो TN के फॉर्म में इसको सॉल्व करता हूं। रुको, देखो कैसे करते हैं TN के फॉर्म में। तो आपको पता है nth टर्म का सम क्या होता है बेटा? हम जानते हैं कि TN जो होता है वो होता है a r का पावर n माइनस 1। सहमत हो इस बात से? TN जो होता है वो होता है r का पावर n माइनस 1, a r का पावर n माइनस 1। अच्छा, अच्छा, तो एक काम करो, इसको सही से लिखो, TN इज इक्वल्स टू a r का पावर n अपॉन r। क्या ये बात सही रहेगी? है, ये क्या किया सर? अरे भैया इसको ऐसे लिख लो, r का पावर माइनस का 1। जब ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड होती है, n माइनस 1 बन जाएगा वो। तो ये लिखा है ऐसे, और यहां से बना a r का पावर n डिवाइडेड बाय r। सो यहां से a r का पावर n जो बनेगा वो बनेगा tn डॉट r। अब जहां पे भी आपको r का पावर n इंटू a दिख रहा है वहां पे ये लिख दो, और क्या चाहिए जीवन में तुम्हें? जहां पे भी आपको ये चीज दिखेगी वहां ये लिख दो। नहीं आया समझ अभी भी? चलो, यहां तक तो समझ आया ना कि TN जो होता है a r का पावर n माइनस 1 होता है। अरे nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a r का पावर n माइनस 1 होता है, तो r की पावर n माइनस 1 को लिखने का जो तरीका है वो है r का पावर n डॉट r का पावर माइनस का 1। ये r का पावर माइनस 1 अपॉन में जाएगा r का पावर प्लस 1 हो गया। सो nth टर्म का फॉर्मूला बना a r का पावर n अपॉन r। ये r उधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, a r का पावर n tn डॉट r हो गया। यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। nth टर्म का सम, nth टर्म का सम क्या है? a r की पावर n माइनस 1। चलो भाई यहां लिखता हूं मैं इसको, इफ r इज ग्रेटर देन 1, तो snth जो था बेटा इसको अंदर ले जाऊं, a r की पावर n माइनस का a डिवाइडेड बाय r की पावर माइनस का 1। ये क्या हो जाएगा बेटा? r tn माइनस का a डिवाइडेड बाय r माइनस का 1। लीजिए ये वाला फॉर्मूला देख लो, यही दिख रहा होगा आपको, r tn माइनस a। x ले लिया उसने, x की जगह r तुम ले लेना, r tn माइनस का a अपॉन r माइनस 1। r tn माइनस का a अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला कब आ रहा है बेटा? जब r ग्रेटर देन 1 था। क्या अपना भी यही है? r tn माइनस a अपॉन r माइनस 1। अच्छा, अगर ये चीज यहां पे आए, इफ r इज लेस देन 1 में, इफ r इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला जो था बेटा वो था a इंटू 1 माइनस r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, कैन बी रिटन एज a। सॉरी, मल्टीप्लाई किया a माइनस a r का पावर n अपॉन 1 माइनस r। क्या बोलते हैं बेटा? a r की पावर n की जगह a माइनस का r tn डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। लीजिए भाई साहब, अलग अलग केसेस में अलग अलग फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना इसमें? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना भाई? वही फॉर्मूला है, लेकिन मैंने क्या किया, वही फॉर्मूले में a r की पावर n की जगह tn डॉट r कर दिया मैंने। तो लो भाई,
वही फॉर्मूला था, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस ए आर की पावर n, ए आर की पावर n की जगह आर टी एन लिख दिया मैंने बस। देखो भाई वही बातें बोल रहा होगा ये भी, a माइनस का आर टी एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r, दिस इज द फॉर्मूला जो आपके लिए काम का था। The magnitude of common ratio is less than 1, that is r should be less than 1, then the sum of infinite GP is a upon 1 minus r। इस पॉइंट पे आते हैं। यहां तक तो समझ आती है ना बात, डिफरेंस वाली बातें जो हम कॉमन रेशियो वगैरह ले रहे थे वो बातें तो समझ आती है। ये सारी बातें नोट करने की बजाय बेटर है आप इसको नोट कर लीजिए। nth टर्म का सम ये होता है, मैंने इसका प्रमाण दिया है तुम लोगों को, यहां पे बता दिया है कि r 1 होगा तो ये चीज 0 हो जाएगी बेटा। तो हम नहीं चाहते कि r 1 हो, है ना, हम नहीं चाहते कि r जो है वो 1 हो जाए, रादर देन अगर r यहाँ पे 0 हो जाए तो अलग बात है, लेकिन r भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो r ना तो 1 चाहिए हमें, तो फिर क्या चाहिए, 1 से या तो बड़ा हो या फिर 1 से छोटा हो, 1 से या तो बड़ा हो या फिर छोटा हो, ठीक है। चलिए भाई तो इसको नोट कर लीजिए, सारी बातें नोट कर लिया, नोट, वेरी गुड। फिर यहां पे आओ, ये सेकंड वाला केस जिसमें r 1 से छोटा है, मैंने सारा प्रमाण दिया तुम लोगों को, अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि तुम्हें थॉट क्लियर हो जाए। इसको भी फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट? चलो भाई अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे सर अपनी वो जीपी वाली सीक्वेंस क्या थी बेटा, अपनी जीपी वाली सीक्वेंस थी 3 6 12 24, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं 3 6 12 24 वाला, 3 6 12 24 ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं कितना चलता है ना। इस सीक्वेंस को अगर हम देखें तो मुझे बताओ सम ऑफ, एक तो मुझे बताओ ऐसा चीज लेते हैं जिससे प्रमाण मिल सके, प्रूफ मिल सके। चौथे टर्म को देखो बेटा 24 है ना, तो हियर फोर्थ टर्म इज 24, फोर्थ टर्म इज 24 एंड सम ऑफ फोर्थ टर्म तक का जो सम आ रहा है बेटा वो कितना आएगा, 3 + 6 + 12 + 24। देखो कितना आता है, ये सारी बातें मैं फॉर्मूले से भी बताऊंगा भी आपको, ठीक है। यहां तक तो खैर हम सॉल्व खुद ही कर लेते हैं, हम तो इतने इंटेलिजेंट है सर। 24 12 और ये 9 है ना, तो बेटा कितना बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15 15 बन रहा है, 4 2 5 6, ठीक है। और यहाँ पे 3 4 45, बेटा इसका आंसर 45 होगा। ये चीज अब हम अपने फॉर्मूला से चेक करने वाले हैं, ये सारी बातें हम अपने फॉर्मूले से चेक करेंगे। मैं आपको उनके लिए नहीं बताऊंगा जिनका तुम्हें पता ही नहीं है ना, जो दिखता है वो ही बताऊंगा मैं आपको। फोर्थ टर्म दिख रहा है इसलिए फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले nth टर्म का फॉर्म बेटा a r का पावर 4 माइनस का 1, क्या यही बनता है फॉर्मूला, जरा देख लो। tn इक्वल्स टू a r का पावर n माइनस 1, n क्या है, चौथा टर्म है, यहां पे n क्या है बेटा 4 हो जाएगा क्योंकि मैं फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं, है ना, चौथे टर्म की बात कर रहा हूं। तो चलिए भाई पहला टर्म क्या हो जाएगा, यहां पे 3, कॉमन रेशियो है 2 का पावर 4 माइनस 1, 3 इंटू 2 का पावर 3, बेटा 2 का पावर 3 8 होता है, तो 3 इंटू 8 24, है ना। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया, हमारा फोर्थ टर्म जो है वो 24 है, दिखता भी है, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी हम लोग, है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर उसने बोला सम बताइए अब, है ना। तो सम बताने के लिए हमने सबसे पहले चेक किया कि जो कॉमन रेशियो हमारे पास है वो 1 से बड़ा है या छोटा है। तो सम बताने के लिए 2 फॉर्मूले थे बताए थे मैंने आपको, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। यहां पे कॉमन रेशियो जो है बेटा वो 2 है जो कि 1 से बड़ा है। मुझे जो कॉमन रेशियो यहां पता है वो 2 है ना। यहां पे देखो पहला टर्म 3 था, कॉमन रेशियो 2 था। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, इसमें अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म मिलेगा, ये पहला टर्म, ये कॉमन रेशियो यहां पे 2 था जो कि 1 से बड़ा है। और अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है तो आपको तो पता ही है बेटा फॉर्मूला क्या बनता है, a r का पावर 4 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्या समझदार हैं आप लोग, इतने समझदार तो है ना। एस एन इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। बेटा मैं n यहां पे 4 रख रहा हूं क्योंकि मैं फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं, मैं चौथे टर्म तक की बात कर रहा हूं, इसलिए n की जगह 4 लिखा है मैंने। चौथे टर्म तक अगर सबको ऐड कर दिया जाए, चौथे टर्म तक अगर सबको ऐड कर दिया जाए, आंसर 45 बनना चाहिए। आओ चेक करते हैं। S4 इक्वल्स टू, बेटा पहला टर्म कितना है, 3 है सर, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 का पावर 4 माइनस का 1 अपॉन कॉमन रेशियो है 2 माइनस का 1। बेटा 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 माइनस का 1, 3 इंटू 15, 15 3 जा 45
लीजिए भाई, क्या यही आंसर बन रहा था वहां पे भी? देखो, अरे सर बिल्कुल 45 मतलब जो फॉर्मुलेज आप ये लगा रहे हो बिल्कुल 100% सही है, जो आप काम कर रहे हो वो सब सही है, यहां तक आपको दिखता है इसलिए आपने सॉल्व कर लिया। वहीं पे अगर वो आपसे बोल दे कि भैया बताओ मुझे 10वां टर्म कौन सा होगा, इसी के लिए मैं 10th टर्म की बात करता हूं, है ना, यही सब सीक्वेंस रहेगी बेटा। सीक्वेंस में इसी को ले लेता हूं 3, 6, 12, 24 वाली, लेकिन मैं यहां पे 10th टर्म की बात करूंगा। 10th टर्म क्या होगी बताओ भाई, और S10 भी बता दें मुझे। सीक्वेंस हमारी वही है, लेकिन मैं 10वें टर्म की बात कर रहा हूं। हम लोग सर चौथा टर्म तो दिख रहा था लेकिन 10वां तो पता ही नहीं मुझे क्या है। अब ये तो दिक्कत होगी फिर, हाँ ये दिक्कत होगी। ऐसे टाइम पे आपके फॉर्मूले काम आएंगे। फिर जहां तक तुम देख रहे थे वहां तक तो तुमने सिंपली सॉल्व कर दिया, लेकिन जो दिखता नहीं है उसके लिए फिर फॉर्मूले काम आते हैं। जैसे T10 10वें टर्म को फाइंड करना है, इट इज A R का पावर n-1 होता था 2 इंटू, बेटा कॉमन रेशियो कितना रहेगा इसका बोलो? अरे पहला टर्म कितना है 3, कॉमन रेशियो 2 का पावर 10 माइनस का 1, 3 इंटू 2 का पावर 9। सर 2 का पावर 9 क्या बनेगा देखते हैं भाई। 2 का पावर 4 16 बन रहा था, 2 का पावर 4 16 बनेगा और एक 2 और लगाना पड़ेगा, यानी कि 32 इंटू 16 करना पड़ेगा। 6 12 6 19 2 9 10 11 512 करके देख लेना, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है ना, करके देख लेना। अरे यार 2 का पावर 9 मतलब 2 का पावर 9 इक्वल्स टू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2, ये 16 होता है, ये भी 16 होता है इंटू 2, तो 32 इंटू 16, तो 32 ये लिखा, 16 यहाँ लिखा, 6 2 12 होता है, 6 8 19 बनता है बेटा, 2 1 2 और ये 3 1 3, 9 10 11 11 और ये 5 512। क्या यार तुम भी बार बार कैलकुलेशन कराए जा रहे हो मुझसे, है ना। चलो भाई बार बार कैलकुलेशन करना भी फायदेमंद रहता है, कहीं गलती होगी तो फिर हमें, है ना, खामखा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 512 को 3 से मल्टीप्लाई करें 1536, बेटा 1536 इज द nth टर्म फॉर दिस जीपी। जी हाँ, इसका जो nth टर्म बनेगा 1536 बनेगा। इस जीपी का 10वां टर्म जो होगा बेटा वो 1536 होगा, है ना। देख के लगता नहीं है ना, लेकिन लगेगा। भरोसा नहीं है मेरे पे, थोड़ा सा फ्री टाइम निकालना, 24 2 20, फिर आगे जो भी ऐसे चलते जाना, 1536 आएगा। 10वें नंबर पे जो चीज आएगी वो 1536 रहेगा। एनीवेज मुझे तो 10वें टर्म तक का सम भी बताइए, S10 इट इज गिवन बाई A R का पावर 10 माइनस का 1 अपॉन R माइनस 1। सर जी सॉल्व कर लेते हैं। पहला टर्म जो है वो 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 10 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। अभी हमने सॉल्व करा बेटा, 2 का पावर 9 512 होता है, 2 का पावर 9 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 का पावर 10। 2 का पावर 10 लिखना है तो 2 का पावर 9 इंटू 2 करना पड़ेगा बेटा। हाँ सर, 2 का पावर 9 512 होता है, इंटू 2 कर लीजिए तो ये 2 का पावर 10 मिल जाएगा। सो 512 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 2 1 2 2 5 10 1024 आ रहा है। सो 3 1024 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1। समझ रहे हो आप लोग बात को? समझ रहे हैं ना आप लोग बात को, क्या चल रहा है कहानी में यहाँ पे? चलिए भाई 1024 माइनस 1 1023 होता है बेटा, तो 3 इंटू 1023 क्या किया, 3 3 9 होते हैं, 3 2 6 होता है, 3 0 0 3 3 3 तो 10 टर्म तक का जो सम आएगा, 10 टर्म तक का जो सम आएगा इट्स 3069, इट्स 3069। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो हमें टर्म निकालना भी आता है, हमें उसका सम निकालना भी आता है। टर्म निकालना भी आता है, सम निकालना भी आता है। भले 10वें टर्म के लिए पूछो, भले 5वें टर्म के लिए पूछो, भले 11वें टर्म के लिए पूछो, 20 टर्म या कितने भी टर्म के पूछो, हम सब निकालेंगे। निकालेंगे ना, नोट कर लो इसको। चलो भाई बहुत शानदार। अब एक और स्पेशल चीज जो यहां पे नोट करने वाली है वो है, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये पार्ट। हैशटैग सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। बेटा इसके लिए कंडीशन है इफ आर इज लेस देन 1 वाली। इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, अगर आर हमारा 1 से छोटा है तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा, है? तो देखते हैं सर। मान लो जीपी मेरे पास है ए आर
ए आर स्क्वायर डैश 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 चलती जाएगी, है ना सर। हर एक टर्म में आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगला टर्म मिल रहा है मुझे, ठीक है बेटा। फॉर्मूला क्या था, इट्स ए 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। क्या यही था फॉर्मूला बेटा? ध्यान से देख लो एक और, ए को अंदर ले चलते हैं, ए माइनस ए का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। चलेगा? दौड़ेगा सर, दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। यहां पे a हमारा क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, r हो जाएगा कॉमन रेशियो, a इज द फर्स्ट टर्म। इसको जरा ब्रेक करते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन 1 माइनस आर माइनस a r का पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। बेटा कंडीशन क्या लगाइए इसमें कि r जो होगा वो 1 से कम है, r हमारा 1 से कम है। अच्छा एक बात बताओ, इफ r इज लेस देन 1, ध्यान से सुना, इफ r is less than 1 then on increasing on increasing n r का पावर n decreases। क्या बात कर रहे हो सर, ये समझ नहीं आई कुछ। अगर r हमारा 1 से छोटा है तो n को इंक्रीज करते जाओगे तो r की पावर n डिक्रीज होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं वही पाथ 0.1 सर, 0.1 ले लिया, ठीक है। क्या ये 1 से छोटा है? जी हां सर, बिल्कुल 1 से छोटा है ये। r का पावर 1 इट्स 0.1, r का पावर 2 इट्स 0.1 का स्क्वायर 0.1, r का पावर 3 0.1 का क्यूब, इट कम्स आउट बी 0.001। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं n का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं r का पावर n जो है वो पूरा डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है। जैसे जैसे मैं n का वैल्यू, ये क्या है बेटा? r का पावर 1, r का पावर 2, r का पावर 3, जैसे जैसे n को इंक्रीज कर रहा हूं, ये ओवरऑल r का पावर n पहले 0.1 था, फिर 0.01 हुआ, फिर 0.001 हुआ। तो n इंक्रीज करने से r की पावर n डिक्रीज हो रही है। और अगर मैं n को कर दूं इनफाइनाइट तो r का पावर n वाला पार्ट हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। तो जैसे जैसे n को इंक्रीज करा, जैसे जैसे आपने n को इंक्रीज करा, r का पावर n डिक्रीज हो रहा है। देखो यहां पे मैंने प्रमाण दिया है। और अगर n को कर दिया इनफाइनाइट तो r की पावर n 0 ही हो जाएगी बेटा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इनफाइनाइट जीपी की। बेटा इनफाइनाइट जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? कितने टर्म्स बनेंगे सर? इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट जीपी है तो कभी नहीं रुकेगी। कितने नंबर होंगे इसमें? बहुत सारे नंबर सर, गिन ही नहीं सकते। तो अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ इनफाइनाइट जीपी तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनफाइनाइट है, यानी n हमारे पास इंफिनिटी हो जाएगा वहां पे। अगर n इंफिनिटी हो जाएगा तो r का पावर n वाला पार्ट 0 नहीं होगा बेटा। अगर हम इनफाइनाइट जीपी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो n इंफिनिटी होने से जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है r की पावर n डिक्रीज हो रहा है। n इंक्रीज हुआ, r की पावर n डिक्रीज हुआ। n उठ गया इंफिनिटी पे तो r की पावर n चला गया 0 पे। तो देखो r की पावर n 0 हो जाएगा। उस केस में इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे बेटा, और s का जो फॉर्मूला बनेगा अपने पास क्या था? s का फॉर्मूला था a अपॉन 1 माइनस आर माइनस का a r का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। बेटा फॉर इनफाइनाइट जीपी, फॉर इनफाइनाइट जीपी n हमारा इंफिनिटी होता है, जिसके कारण r का पावर n जो होगा बेटा 0 हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि r हमारे पास 1 से छोटा था। ये सिर्फ इसी केस में लगेगा बेटा, है ना, ये सिर्फ इसी केस में लगता है। अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो ये केस नहीं लगेगा बेटा। इफ r इज ग्रेटर देन 1, इफ r इज ग्रेटर देन 1 तो n बढ़ाने से r का पावर n और ज्यादा इंक्रीज होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे r मैंने 2 ले लिया और 2 1 से बड़ा होता है, सो 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है। तो आप देख रहे हो यहां से कि अगर आपने n को बढ़ाया तो r का पावर n जो है वो और ज्यादा बढ़ा, है ना। अगर आपने n को इंक्रीज किया तो r का पावर n बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। n को 1 2 3 ऐसे बढ़ा रहे, और r का पावर n 2 4 8 दुगनी छलांग लगा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो डबल टाइम्स इंक्रीज हो रहा है सर वो। तो अगर r 1 से बड़ा हो जाए तो ये केस बनता है बेटा। तो यहां पे इसके लिए ये चीजें हम वैलिड नहीं करेंगे। फिर ये तभी वैलिड होगा अगर r 1 से छोटा है, ठीक है।
तो n को इंक्रीज करने से r का पावर n डिक्रीज हो जाए, ये तभी होगा जब r हमारा 1 से छोटा है। अगर r हमारा 1 से बड़ा हो गया तो n इंक्रीज करने से r की पावर n और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में यहां पे बेटा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a अपॉन 1 माइनस r माइनस का a इंटू 0 अपॉन 1 माइनस r। ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा एंड योर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कम्स आउट बी a अपॉन 1 माइनस r। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम हमें मिलता है वो मिलेगा a अपॉन 1 माइनस r। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, बोलना इट इज नथिंग बट a अपॉन 1 माइनस r। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, r क्या होता है कॉमन रेशियो, बस खत्म। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पता चल चुका है अब हम लोगों को, है ना। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हम लोगों को पता चल चुका है। कर लिया नोट सभी ने, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिया नोट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं यहां पे समेशन की। समेशन मतलब क्या होता है ऐड करना। समेशन मतलब क्या होता है ऐड करना, ठीक है। तो अगर समेशन है जैसे कि आपको बोला है कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 चलते रहे, आपको ये करना है। तो आप क्या करोगे स्टाइल से लिखोगे। स्टाइल से लिखने का मतलब समेशन ऑफ n, ठीक है, समेशन ऑफ n। यहां पे n का जो वैल्यू होगा बेटा वो 1 से लेके 2 सॉरी कहां तक जा रहा है, यहां से मान लो हम गए 10 तक, तो n का वैल्यू 1 से 10 हो जाएगा। बस इतना सी बात है, बस इतनी ही बात है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास ये एक सीक्वेंस है 1 से लेके 10 तक और सबको ऐड करना है, अगर आपके पास पूरी सीक्वेंस है 1 से लेके 10 तक और सबको ऐड करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप कैलकुलेट करो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21, है ना, फिर प्लस 7 28, ऐसे ऐड करते चलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो सिर्फ 10 डिजिट्स ही है बेटा, 100 तक आ गई तो क्या करोगे फिर। या फिर उसकी जगह आप समेशन का रूल लगाइए। समेशन का रूल क्या कहता है, पहला रूल देखना बेटा, जब भी प्लस करना होता है तो ये साइन लगाते हैं, इट इज फॉर कॉल्ड द समेशन। समेशन की भावनाएं समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। प्लस करना होता है तो ऐसा बड़ा सा एक साइन लगाते हैं, दिस इज फॉर द समेशन। n का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगा, यानी कि एक बार देखो इसका मतलब क्या होता है लिखने का तरीका, n का वैल्यू 1 लिखा, हाँ सर, समेशन मतलब प्लस, अगला टर्म क्या आएगा बेटा 2 लिखा, समेशन प्लस, अगला टर्म क्या आएगा 3, समेशन प्लस, और कब तक चलेगा जब तक 10 नहीं आ जाता, 8 प्लस 9 प्लस 10, ऐसे चलेगी कहानी पूरी इसकी। तो समेशन बोलने का मतलब है कि ऐड करना है। समेशन बोलने का मतलब क्या है बेटा ऐड करना, ठीक है। चलो याद कर लेना फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, बेटा ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। अगर यही नंबर 10 तक ना जाके मैं आगे n तक बढ़ा दूं, मुझे नहीं पता सर कहां तक जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कहां तक जा रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो बेटा फॉर्मूला बनता है n प्लस 1 बाय 2। क्या फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1 बाय 2। सर मैं नहीं मानता, मुझे प्रूफ दो। मैं नहीं मानता, मुझे प्रूफ दो। चलो भाई प्रूफ देते हैं। क्या बोला बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मान लो मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, चलता जा रहा है, कहां तक जाएगा n तक जाएगा, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n हो गई। समेशन ऑफ n यहां से 1 से लेके n तक जाएगी वैल्यू, इट कैन बी रिटन एज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सर इसका प्रूफ दो, एग्जाम्पल लिखना ध्यान से। मैं आपसे मांगता हूं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मैं आपसे मांगता हूं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। पहले 5 टर्म्स का सम दे दिए मुझे, ये रहे 5 टर्म्स, इनको ऐड करना है 1 प्लस 2 3 3 प्लस 6 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, आंसर 15 बनना चाहिए। चलो चेक करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, बेटा हमने कैलकुलेट किया 15 आ रहा है, हमारे फॉर्मूले से भी 15 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 5, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो लिखा 5 इंटू
5 + 1 डिवाइड बाई 2, 5 × 5 + 1 डिवाइड बाई 2, इट कम्स आउट बी 5 × 6/2, 5 × 5 + 1 6/2, 2 से मर जाएगा बेटा 3 टाइम्स, 5 3 कितने होते हैं 15 होते हैं। लो भाई क्या आंसर मैच कर रहा है देख लो, आंसर मैच कर रहा है देख लो। तुम्हें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, 6 टर्म्स चाहिए तो इसमें 6 ऐड करना 21 बनेगा। यहां पे देखो 6 के लिए करूं, 6 के लिए करूं, n का वैल्यू 6 ले लेंगे बेटा, तो 6 × 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 6 होते हैं, ये आंसर फिर से 21 आएगा। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स देखा, आंसर 21 आ रहा है। पहले 6 टर्म्स को ऐड करने पे 21 मिलता है 21, तो यहां पे भी फॉर्मूले से देखा सीधा आंसर आ गया। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स या फिर आपके पास n नेचुरल नंबर्स हैं, तो जितने भी टर्म्स का वो सम मांगता है आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। 2 टर्म का मांगता है n की जगह 2 पुट करना, 10 टर्म्स का मांगता है n की जगह 10 पुट करना, 100 टर्म्स का मांगता है तो n की जगह 100 पुट कर देना। इससे पता है फायदा क्या है? मान लो कोई तुमसे बोल दे कि भाई साहब बताओ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ब्ला 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 प्लस का 50 प्लस का 51 प्लस का 52 प्लस का ब्ला 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 चलता जाएगा, यहां से 97 प्लस का 98 प्लस का 99 प्लस का 100। चलो भाई बताओ कितना आंसर आएगा? तो क्या करोगे अब तुम लोग? फंस गए ना तुम लोग तो, है सर ये क्या बात होती है? 1 से लेके 100 तक ऐड करना पड़ेगा इनको, कैलकुलेटर लेके बैठोगे? नहीं सर, हम जानते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने 100 है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास हैं वो कितने हैं 100 है सर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला था n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 100, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, सो 100 × 101 डिवाइड बाई 2। 100 × 100 + 1, अरे यार ये भी बताना पड़ेगा क्या मुझे? 100 × 100 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 से मार दिया 50 टाइम्स, योर आंसर कम्स आउट बी 50 × 101। अब जिस आदमी को मेरे पे भरोसा नहीं है वो कैलकुलेटर लेके बैठ जाए, सॉल्व कर ले, आंसर देखना वही आएगा 50-50, आंसर 50-50 ही आएगा। नहीं है मेरे पे भरोसा, कैलकुलेट कर लो बैठ के आराम से शांति से, पर ये तरीका है भाई। तो इस समेशन का यूज कहां आया? ये फॉर्मूले का यूज कहां आया? ये फॉर्मूले का यूज इधर आया जब इतनी बड़ी सीक्वेंस बन जाएगी। बेटा एपी है ना ये तो एक, अरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 1 में 1 को ऐड किया 2 मिला, 2 में 1 को ऐड किया 3 मिला, 3 में 1 को ऐड किया 4 मिला, 4 में 1 को ऐड किया 5 मिला, ऐसे 50 में 1 को ऐड किया 51, 51 में 1 को ऐड किया 52। एक जी एपी बनता है ये बेटा, एक एपी बना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 100 है सर, उसमें 100 टर्म्स का एपी है। अगर उसका वो हमसे बोल दे 100 टर्म्स का एपी है, अगर वो हमसे बोल दे इनका सम बताओ, तो सम बताने में तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमने बोला कि अगर n नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका सम निकालेंगे n × n + 1/2 करके। n नेचुरल नंबर्स का सम ये होता है, याद रख लेना इसको। फिर आगे बढ़े सर, ठीक है ये तो 1 2 3 आ रहा है। मान लो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में आ जाए, मान लो इक्वेशन हमारे कुछ इस फॉर्मेट में आ जाए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। चलने दो कहानी, पता नहीं कहां तक जाएगी, n तक जाएगी, है ना। तो बेटा यहां पे n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो इस केस में समीशन ऑफ n स्क्वायर, और n का वैल्यू बेटा 1 से लेके n तक जाएगा। फॉर्मूला क्या बनता है n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई कितना बनता था एक बार देख लो, 2n + 1 डिवाइड बाई 6। हाँ भाई गलती नहीं करनी फॉर्मूले में, कहीं पे फॉर्मूला गलत नहीं लगना चाहिए, है ना। चलो भाई दिस इज द फॉर्मूला, n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। नहीं है भरोसा? नहीं है भरोसा। चलो भाई प्रमाण देते हैं इसका भी। कौन सा टर्म उठाए? तीसरा उठा ले? नहीं चौथा टर्म, है ना, 4th टर्म उठाते हैं। 4th टर्म बेटा 4th टर्म उठा लिया। 4th टर्म क्या है? 4 स्क्वायर है। करो ऐड, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 + 4 + 9 + 16, 16 4 20 और 9 29 30। आंसर 30 आना चाहिए, आंसर 30 आना चाहिए। मैंने 4 टर्म्स का सम निकाला है, मैंने 4 टर्म्स का सम निकाला है। इस मेथड से करता हूं, चलो भाई इस मेथड से करता हूं, फॉर्मूले से। सो
S4 निकालते हैं ना, इट्स n n+1 2n + 1 डिवाइड बाय 6। बेटा n की जगह 4 + 1 2 × 4 प्लस का 1 डिवाइड बाय 6। सो 4 इंटू, बेटा 4 + 1 5 होता है, 4 2 = 8 + 1 9 होता है, डिवाइड बाय 6। 2 2 = 4, 2 3 = 6, 3 3 = 9, 5 2 = 10 और 3 = 30 होता है। देखो भाई साहब, क्या वो मैच कर रहे हैं? बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो सीक्वेंस आपके आंखों के सामने रख दी गई है। सीक्वेंस अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगी तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, सीक्वेंस अगर सिंपल आती है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो इससे आपके आंसर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने प्रमाण दे दिया है, पहले 4 टर्म्स का सम निकाला 30 आ रहा है, फॉर्मूले से भी पहले 4 टर्म्स का सम निकाला तो भी 30 आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। पक्का नोट कर लो इसको जल्दी से। क्लियर नोट सभी ने? ये बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे आते हैं और इनके बारे समेशन के बारे में थोड़ा बहुत और ज्ञान लेते हैं। क्या कहते हैं भाई कि समेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव तो समझ ही गए होंगे अभी तुम लोग, है ना? जैसे a इंटू, रुको जरा, ये क्या हो गया इसको, हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने बोला a इंटू बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है बेटा कि a को पहले b के साथ करो मल्टीप्लाई, a इंटू बी, फिर a को c के साथ करो, a इंटू सी। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यही तो है कि a पहले b के साथ जाएगा, a फिर बाद में c के साथ जाएगा। तो भाई समेशन भी यही चीज फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं, और समेशन ने बोला कि यार अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया, कैसा, अगर तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया, है ना, नाइंसाफी करी। देखो भाई क्या है, समेशन x प्लस वाई, अब इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, समझ नहीं आ रहा सर क्या करें यहाँ पे। तो इसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, समेशन ऑफ x कर देना पहले, फिर समेशन ऑफ y कर देना आप, बस ये काम कर सकते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया बेटा। अब जो काम आप प्लस के लिए कर रहे थे वही काम माइनस के लिए भी कर लेना, तो माइनस का साइन लगाओगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा बस। तो अगर आपसे बोला गया है समीशन ऑफ x प्लस माइनस वाई, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो और पहले x का समीशन निकाल लीजिए, फिर y का समीशन निकाल लीजिए, फिर इनको ऐड कर दीजिए या माइनस जो भी करना है आपको, है ना। तो ये आप काम कर सकते हो। तो समीशन कहता है कि भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटिव वाला पार्ट आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने दिमाग लगाया, है ना, तुम लोग इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करी, तुमने x इंटू वाई दे रखा है, समीशन ऑफ x इंटू वाई दे रखा है, तो दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना कि मैं ऐसा समीशन ऑफ x कर दूं फिर समीशन ऑफ y कर दूं। बहुत बड़ी गलती होती है, पाप है ये, है ना, ऐसा करना पाप है ये। तो ये काम जो डिस्ट्रीब्यूटिव का है सिर्फ तभी हो सकता है जब आप प्लस माइनस कर रहे हो। मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव वाली चीजें मत करना आप लोग, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो ये दो बातें तो आपको पता होनी चाहिए। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड कैन बी टेकन आउट। देखो भाई कांस्टेंट की एक खासियत है कि वो होता है फालतू, है ना। अब जो भी चीज फालतू होती है हम घर से बाहर फेंक देते हैं ना, तो बेचारा हमारा कांस्टेंट भी ना कुछ इसी प्रकार का है ना। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें समेशन का बता रहा हूं, आगे जब तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताऊंगा ना, उसमें भी कांस्टेंट के साथ ऐसा ही किया जाता है, बेचारे को बाहर निकाल दिया जाता है हमेशा, ठीक है। सो मान लीजिए मेरे पास आ जाए समेशन ऑफ 2x, समेशन ऑफ 2x। अब 2 आपको दिख रहा है कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है फालतू, इसको निकाल के बाहर फेंक दो, तो कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ समेशन x। तो कांस्टेंट क्या है बेटा, एक टेंडेंसी। देखो कांस्टेंट के साथ हमेशा ऐसा ही होता है ना, बेचारे की किस्मत ही खराब है कि हर कोई इसको बाहर निकाल देता है ना। अभी आगे डिफरेंशिएशन में भी पढ़ोगे, इंटीग्रेशन में भी पढ़ोगे ये वाली बात कि जो कांस्टेंट होता है इसको हमेशा बाहर निकाल दिया जाता है और बाकी पार्ट को सॉल्व कर लिया जाता है फिर, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो समेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। समेशन क्या है हम जानते हैं, एडिशन करना है, ठीक है। हमारे पास सीक्वेंस दे दी, सीक्वेंस का पूरा अभी ऐड ऑन करना है, तो किससे करेंगे, समेशन वाला पार्ट लगा लेंगे। तो समेशन बेसिकली प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये सारी बातें क्लियर है। एपी के बारे में मैंने आपको बता दिया सब कुछ, जीपी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब उससे रिलेटेड कुछ चंद सवाल है मेरे पास, उनको कर लेते हैं। जैसे कि देखो पहला सवाल, फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 9, 14 एंड 19। अब देखो भाई क्या होता है कि आपको सीरीज जो सीक्वेंस है इसको देख के ये सोचना है कि वो सीक्वेंस कौन सी है, क्या वो एपी है या फिर वो जीपी है। तो कैसे सोचोगे, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा ना। हाँ सर, क्या लगता है तुम्हें क्या बन सकता है? सर 4 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि 9 बनेगा? नहीं सर, मल्टीप्लाई वाली बात मजा नहीं आ रहा है इसमें कुछ, है ना, मल्टीप्लिकेशन में मजा नहीं आ रहा है कुछ। तो क्या करें, प्लस माइनस करके देखें। हाँ प्लस करके देखते हैं। तो देखो भाई सीक्वेंस थी अपने पास 4,
9, 14, 19। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता ये चलेगा कि 4 में अगर मैंने प्लस का 5 किया तो मुझे अगला टर्म मिला, 9 में मैंने प्लस का 5 किया तो मुझे अगला टर्म मिलेगा, 14 में अगर मैंने प्लस का 5 किया तो मुझे अगला टर्म मिलेगा। तो ये वाली बातें हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि 4 में अगर प्लस का 5 किया तो 9 मिलता है, 9 में प्लस का 5 किया तो 14 मिलता है, 14 में अगर प्लस का 5 किया तो 19 मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये सब पता चल रहा है ना। मतलब कि सर साफ साफ बात है, ये जो बनेगा हमारा बनेगा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, #एपी। तो क्या बनेगा बेटे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। ठीक है सर, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे जल्दी जल्दी से बताते जाओ, पहला टर्म क्या होगा, आखिरी टर्म क्या होगा। आखिरी का तो पता नहीं सर, फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है। कॉमन डिफरेंस यहां पे जो है बेटा वो 5 का है। मुझे क्या फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करनी है ना। सो T20, nth टर्म का फॉर्मूला पता है आपको क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे जो फाइंड करना है 20th टर्म फाइंड करनी है, तो n की जगह 20 पुट कर देता हूं। तो n की जगह 20 पुट किया तो T20 आ गया है ना, इक्वल्स टू पहला टर्म कितना है 4 है, लिख दिया मैंने 4 प्लस 20 माइनस का 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का है, 5 लिख दिया यहां पे हमने। इट कैन बी रिटन एज 4 प्लस 19 इंटू 5। सॉल्व करना पड़ेगा, इट कैन बी रिटन एज 4 प्लस 9 5 45, 5 1 5 95। तो ये बनता है अपने पास 95। क्या बनेगा ये बेटा, 95 बनेगा ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा 95 प्लस 4 कितना होता है बेटा, 99। तो मैं बोल दूं कि यहाँ पे जो 28th टर्म थी अपने पास वो कितनी थी, 5 और 4 9 होते हैं, नो 99 होगा। 9 5 45, 5 1 5 4 9 होते हैं बेटा 95, और ये प्लस का 4 99 होता है। तो यहाँ पे 28th टर्म 99 हो जाएगी। तो 28th टर्म हमने फाइंड कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस वो मांग रहा है nth टर्म। बेटा nth टर्म का फॉर्मूला यही है, तो nth टर्म अगर मुझे निकालना ही है तो मैं बस वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो Tn कैन बी रिटन एज, पहला टर्म है बेटा 4 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा बेटा 5। सॉल्व किया इसको, 4 प्लस 5n माइनस का 5, सही बात रहेगी बेटा। 4 प्लस 5n माइनस का 5, बेटा 4 माइनस 5 क्या होता है, माइनस का 1 होता है। कैन बी रिटन एज 5n माइनस का 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ Tn, इट कम्स आउट बी Tn। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, एक तो 28th टर्म फाइंड करना था और एक nth टर्म फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। क्या नोट सभी ने, समझते हो ना बात को। बढ़े अगले सवाल पे। ओके, अगला सवाल जो हमसे कहता है वो कहता है इवेल्युएट 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस ब्ला 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 अप टू 99 तक। अच्छा, इसको मुझे सॉल्व करना है। इवेल्युएट बोल दिया मतलब मुझे पूरा सॉल्व करना है, इन सबको प्लस करके बताना है क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इन सबको प्लस करना है और बताना है क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, कैसे करें सर इसको सॉल्व? सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, इसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, है ना। तो पहली बात तो देखना है कि कौन सी सीरीज बनती है, क्या ये एपी बनती है या फिर ये जीपी बनती है। ठीक है, तो पहली बात समझते हैं कि बन क्या रहा है। सो मैंने लिखा 45, मैंने लिखा 47, मैंने लिखा 49, मैंने लिखा पता नहीं, आगे आगे चलता जा रहा है ना। जो आपने ऑब्जर्व किया होगा वही बोलते जाना। मैंने जो ऑब्जर्व किया 45 में अगर मैं प्लस का 2 कर दूं तो मुझे 47 मिलता है। 47 में अगर मैं प्लस का 2 कर दूं तो मुझे 49 मिलता है। मतलब कि कहानी कुछ एपी को दर्शा रही है यहाँ पे, है ना। तो हमारी जो क्वेश्चन की सीक्वेंस दे रखी है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एपी को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एपी को। इस एपी में जो पहला टर्म ए होता है वो 45 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2 हो जाएगा। पर देखो क्या है ना कि आपको इस बार आखिरी टर्म दे दिया है, तो आपको तो पता ही नहीं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो अगर आपने मान लो सम का फॉर्मूला, क्योंकि इनको सबको ऐड करना है तो सम का फॉर्मूला लगेगा। अगर बाई चांस आपने सम का फॉर्मूला लगा भी लिया n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, है ना, ये वाला फॉर्मूला आपने लगा दिया सम का। इसमें n कितना है ये तो पता ही नहीं है हमें, है ना। इस फॉर्मूले में n कितना है पता ही नहीं है मुझे, तो ये
हाँ सर पता ही नहीं है। मान लीजिए जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे हैं वो n है। क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे जो है n है। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी n। मान लीजिए जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे थी वो n है, तो आखिरी टर्म जो होगी nth होगी बेटा, वो है ना। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, डैश 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 डैश, nth टर्म। क्या मिला है बेटा? ये nth टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चलता जाएगा। कहां तक? डैश 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 nth टर्म तक। तो ये 99 क्या मिला मुझे? मुझे मिला है nth टर्म। तो Tn इज योर 99। मुझे नहीं पता कौन सा है, मैंने मान लो n नंबर ऑफ टर्म्स है। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 99। ठीक है सर। a की जगह पे मैं पुट करता हूं 45 प्लस n माइनस का 1 इंटू, बेटा d की जगह पे मैं पुट कर देता हूं 2 इज इक्वल्स टू 99। ये 45 उधर जाएगा एंड n माइनस का 1 इंटू 2 कैन बी रिटन एज 99 माइनस का 45। ओहो क्या बनेगा भाई? 99 माइनस का 45, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 54 बनता है। n माइनस का 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 54। सो n माइनस का 1 इक्वल्स टू 54 बाई 2 कितना होता है? 54 बाई 2 कितना होता है? 27 होता है। देखो तो जरा, 2 2 जा 4 होता है, 2 7 जा 14 होता है, तो 27 बन जाएगा। ये माइनस का 1 उधर जाएगा, n का वैल्यू बनेगा 28। मतलब कि यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है बेटा? 28। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 28। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 28। ये कौन से नंबर का टर्म है? 28वें नंबर का टर्म है ये। पहले नंबर का टर्म 45, दूसरे नंबर का 47, तीसरे नंबर पे 49, 28वें नंबर पे है 99। 28वें नंबर पे कौन है बेटा? 99 है। इन सबको प्लस करना है तो प्लस का फॉर्मूला वो रहा बेटा, ऊपर लगा दो फटाफट से। प्लस का फॉर्मूला ऊपर लगा हुआ है, तो तुम्हें सॉल्व पुट करना है, सॉल्व करना है। 28। चलो एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहां पे भी कहीं सॉल्व करेंगे, वैसे भी जगह ही नहीं है। सो s इक्वल्स टू, किसकी बात करें? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 28। तो इन 28 टर्म्स का जो सम होगा इट इज गिवन बाय 28 बटा 2 2a प्लस 28 माइनस का 1 इंटू डी, 14 इंटू 2 इंटू 45 प्लस का 27 इंटू 2, 14, 45 टू जा 90, 27 टू जा 54 और 14 मल्टीप्लाई बाय 4 14। अरे 9 और 5 14 होते हैं, तो 144 इंटू 14 सॉल्व किया। 144 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 4 1 जा 4 8 5 4 4 1 6 7 और 5 12 होते हैं, लेकिन हमें 4 चाहिए, 11 हो जाएंगे। 5 4 9 होता है, 1 10 रहेगा। 2016, दिस इज द आंसर। 2016 is the right answer for this. तो this is the sum of these terms. क्या मिला हम लोगों को? sum of the 28 terms. टोटल टर्म्स कितनी थी? 28 थी ना। क्यों भाई? टोटल टर्म्स कितनी थी? 28 थी। और टोटल टर्म्स अगर 28 थी तो उन 28 टर्म्स का जो सम बना वो 2016 है। 2016 है। मतलब इन सबको ऐड कर लो ना, 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस ब्ला 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 करते हुए चल जाओगे 99 तक। जाके सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस आंसर। टाइम होगा तुम्हारे पास, है ना, बढ़िया। अगर फ्री हो किसी दिन, उस दिन कैलकुलेटर लेके बैठ जाना ऐड करके देखना, यही आंसर बनेगा। चलिए भाई, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। हाँ नोट करो भाई, बिल्कुल। अरे भरोसा कर सकते हो मेरे पे तुम लोग, कर लो यार भरोसा, कर लो नोट। सही किया मैंने। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। द फाइंड द 9th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 6 12 24। क्या बात है सर, ये तो देखने में ही जीपी दिख रही है मुझे, फीलिंग आ रही है थोड़ा सा।
3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। पहले भी सवाल आ चुका है इस पे तो, है ना। इस जीपी का मुझे 9th टर्म बताना है। पहली बात सीक्वेंस बना लेते हैं, 3 6 12 24 और आगे चलता जाएगा ब्ला ब्ला ब्ला। भाई बात यह है, बात और कुछ नहीं, बात इतनी है कि 3 में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट द 6 में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं आई गेट 12 में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं आई गेट 24। इज इट करेक्ट? यस सर। मतलब कि भावनाएं आ चुकी है, इट्स नथिंग बट जीपी, है ना। यस पहला टर्म हमारे पास होगा 3, कॉमन रेशो जो हमारे पास होगा 2। भाई साहब ने हमसे 9th टर्म मांगा है, लेकिन nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r का पावर n माइनस का 1। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r का पावर n माइनस 1। उनसे हमने मांगा 9th टर्म, तो वो 9th टर्म बोलते हैं, तो हमने बोला n की जगह 9 पुट करेंगे हम लोग, तो बनेगा 9th टर्म का फॉर्मूला गिवन बाय a r का पावर 9 माइनस 1, a r का पावर 8। a की जगह पे मैं 3 पुट करूंगा, r की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा, 3 इंटू 2 का पावर 8 इज द 9th टर्म। 2 का पावर 8 कितना होता है भाई? है सर 2 का पावर 8 अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, चलो भूल गए सर हम लोग, है ना। दुई 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 इतने सारे दुई लिखने पड़ेंगे, है ना। 3 3 6 7, ये लो 8 8 8 4, 64 इंटू 4 250। अरे बार 6 3 जा 18, 5 3 15, 16, 3 2 6 7, 768 आ रहा है भाई आंसर इसका। इसका 9th टर्म बनेगा 768। क्या बनने वाला है इसका 9th टर्म? 768। देख लेना भाई कहीं कैलकुलेशन वगैरह में ऊंच नीचा हो गई हो, है ना। वैसे भी वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं इधर उधर निकल जाता हूँ थोड़ा। चलिए भाई, तो ये हमारा 9th टर्म हमने बताया, इट्स 768। उसने nth टर्म भी पूछा है हेलो nth टर्म, उसने nth टर्म पूछा हमसे, हमने बोला क्या पूछ रहा है सर, ये भी है बेवकूफ समझते हैं हमको ये। लीजिए लिख देते हैं 3 इंटू 2 का पावर n माइनस 1, इससे ज्यादा तो क्या ही लिखेंगे इसमें। और nth टर्म का फॉर्मूला 3 इंटू, अरे 3.2 नहीं है वो, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या 3.2, ना 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 भाई साहब, इट्स 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर n माइनस का 1 होता है। और ये 9th टर्म है, ये nth टर्म है, इससे ज्यादा तो वो क्या ही बताएं इसको, है ना। इससे ज्यादा तो क्या ही बताएं सर। मान लो अगर ये सीक्वेंस इंफिनिटी तक जा रही है, मान लो कि अगर ये सीक्वेंस इंफिनिटी तक जा रही है तो इसका सम बताओगे कितना होगा? मान लो यही सीक्वेंस इंफिनिटी तक जा रही है, तो क्या इसका आप सम बता सकते हो कितना हो जाएगा? ये तो नॉट अ बिग डील। लो सर, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस का r। पहला टर्म है 3 अपॉन 1 माइनस का 2। बहुत बढ़िया, याद करो मैंने आपसे बोला था कि ये फॉर्मूला आप तभी लगाओगे व्हेन r इज लेस देन 1। जब r ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है ना, फिर तो आप अपने पुराने तरीके से सॉल्व करोगे इसको। फिर समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये फॉर्मूला आप तभी लगाओगे जब r इज लेस देन 1 है। भैया r ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे s इंफिनिटी करोगे, इंफिनिटी आंसर आएगा तुम्हारा। करके देख लेना, मेरे पे तो भरोसा होगा नहीं तुम लोगों को, है ना। मेरे पे तो भरोसा होगा नहीं, करके देख लेना। जब r लेस देन 1 होता है तो ये वाला काम करते थे, लेकिन यहाँ पे r 2 है भैया, 2 1 से बड़ा होता है, 2 1 से बड़ा होता है। तो इनफिनिट जीपी का जो सम करोगे आप लोग वो क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट जीपी का जो सम करोगे वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और बढ़ता जा रहा है। सर ये तो बढ़ती जा रही है, मतलब लास्ट तक जब जाएंगे हम लोग, लास्ट तक जब जाएंगे तो पता चलेगा इनफाइनाइट ही आंसर मिलेगा मुझे इसका। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, बढ़े आगे, अगला सवाल देखें। लो भाई, 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कहानी चलती जाएगी 47 के स्क्वायर तक। इनको ऐड कर दीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। इनको ऐड करने पे क्या आंसर मिलेगा? सोचा? सर एक दिक्कत वाली बात है, मतलब अभी मतलब सही बताऊं आपको तो मैंने समीशन ऑफ n स्क्वायर को सॉल्व किया था, जिसमें n का वैल्यू 1 से लेके जहां तक भी जाना होता है वहां तक चला जाता है ना।
1 से लेके n तक। तो ये होता है बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और चलता रहेगा n के स्क्वायर। ये चीज मैंने अभी सॉल्व करी। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 था, 6 था ना, भूल गया क्या मैं अभी? ओहो, कंफर्म कर लो भैया, 6 ही होगा। हाँ 6 है, मैं बोल रहा था ना 6 होगा वो, तुम खामा खाम मुझे कुछ और ही बता रहे थे। सिक्स होगा। तो ये जो चीज थी बेटा, इसका फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 था और इसी को हमने सॉल्व भी किया था, है ना। लेकिन सर इसमें एक दिक्कत थी, क्या ये 1 से शुरू हो रहा था? बिल्कुल। यहां देखो ये 18 से शुरू हो रहा है, आधा अधूरा शुरू हो रहा है। ये क्या करें सर? ये आधा अधूरा शुरू हो रहा है, क्या करें फिर? ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये नंबर 1 से चालू हो बेटा। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत तभी करना जब ये 1 से शुरू होगा। यहां आप देख सकते हो 18 से शुरू हो रहा है, हिम्मत भी मत करना इसकी। तो क्या करें सर फिर? एक बात बताओ, अगर आपके पास नंबर लिखे हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, या फिर छोड़ो इन सब नंबरों को, नंबर आपके पास ऐसे लिखे 29 प्लस 30 प्लस का 31। ध्यान से सुनना इसको, है ना। मैं कुछ करीबी नंबर ले लूं, करीबी नंबर मतलब जैसे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है। वैसे तो तुम इंटेलिजेंट हो, इतना सा नंबर देख के आप इसको डायरेक्टली ऐड कर लोगे, लेकिन ये ऐसी चीजें सॉल्व करने में हमारी जान निकल जाएगी और हमसे इजीली सॉल्व नहीं होगा। भाई इसको सॉल्व करना है पर मुझे पता ही नहीं है कैसे सॉल्व करें। तो इसको लिखने का एक नया तरीका मैं बता रहा हूं, जरा सोचना, विचार करना, क्या उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? एक नया पैटर्न बता रहा हूं इसको लिखने का। इसको मैं ऐसे लिखूं क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, है। माइनस में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, क्या ऐसा लिख दो तो कोई गुनाह किया क्या मैंने? तो सोच लो, तुम खुद ही देख लो। पहले मैंने 1 से लेकर शुरू किया, देखो दोनों सीक्वेंस आपको मिल रहे हैं। इसको आधे अधूरे सीक्वेंस की बजाय तो हमें बेटर है 2 कंप्लीट सीक्वेंस मिल रहे हैं, है ना। दोनों ही 1 से शुरू हो रहे हैं, n नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। तो देखो भाई, इसके लिए मैं लिखूंगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस में इसके लिए लिखूंगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। करके देख लो भाई, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 9, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 4। यहां पे मैं 9 का फॉर्मूला लगाऊंगा, 9 प्लस 1 बाई 2 माइनस का 4 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2। सो इसको कैंसिल आउट किया, ये 45 बनेगा, माइनस का ये कैंसिल आउट किया, 4 प्लस 1 5 और ये 3 5 3 कितने हो गए? 15। ठीक है, सॉल्व किया एंड आंसर कम्स आउट बी हाउ मच? 2 2 4 4 प्लस 1 5, अहो 10 बनता है यहाँ पे यार, 10 35 इज द आंसर फॉर दिस। इनको ऐड करके देखो, 5 प्लस 6 11, 11 और 9 20, 20 और ये 15 35, ये भी 35 भी बन रहा है, देख लो भाई। तो क्या है ना कि जब आपके पास ऐसी आधी अधूरी सीक्वेंस मिले ना, तो कोशिश करो इसको पूरा कंप्लीट करने की। जैसे कि मेरे पास देखो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 आधी अधूरी सीक्वेंस थी, 1 से शुरू होगी सीक्वेंस, तो मेरे लिए काम आसान है क्योंकि मैं ये फॉर्मूले लगा सकता हूं। ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब कोई भी सीक्वेंस 1 से चालू हो रही है। तो ऐसे कभी आपको जीवन में आधे अधूरे सीक्वेंस मिलेंगे तो आपको कोशिश करना है कि उसको 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 1 से देखो कैसे लिखा मैंने, 1 से लेके 9 तक पूरा लिख दिया, उसमें से आगे वाले टर्म को माइनस कर दिया, 1 से लेके 9 तक पूरा लिख दिया और ये आगे वाले को मैंने माइनस कर दिया। यहां पे भी मैं ऐसा ही करने वाला हूं, है ना। अब तो समझदार हो गए आप लोग। चलो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 47 का स्क्वायर। मैंने 47 तक पूरा लिख दिया, उसमें से माइनस कर दिया मैंने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश
कहां तक, 17 स्क्वायर तक इसको मैंने माइनस कर दिया। अब आप खुद ही समझदार हैं कि इसमें कहीं ना कहीं 17 स्क्वायर भी आ रहा होगा बीच में से, है ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, है ना। तो वो पूरी सीक्वेंस 1 से चालू करी 47 तक, 1 से लेके 47 तक पूरा चालू किया, जैसे यहां पे किया था 1 से लेके 9 तक पूरा चालू किया मैंने। उसमें से माइनस कर दिया स्टार्टिंग वाली चीजों को, 18 से पहले पहले जो भी था उसको मैंने माइनस कर दिया, 5 से पहले पहले जो भी था उसको हमने माइनस किया। तो लीजिए, क्या अब आपके पास दो ऐसी सीक्वेंस आ चुकी है जो 1 से चालू होती है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 47 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बेटा 17 हो जाएंगे। फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि 1 से जब भी कोई सीक्वेंस चालू होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 47 इंटू 47 प्लस का 1 इंटू 2 इंटू 47 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस का, इसके लिए लगाएंगे 17 इंटू 17 प्लस का 1 2 इंटू 17 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 6। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है इसका। फिर ये एक अलग एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। ये एक अलग एग्जाम्पल मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया था ताकि आपके 2 क्वेश्चन बन गए, ऑलमोस्ट इसी में कंप्लीट हो जाएगी चीजें। चलो इसको अगले पेज पे सॉल्व करता हूं मैं उस पार्ट को। 47 इंटू 48 है ना, 47 इंटू 47 प्लस 1, चलो लिख ही लेता हूं पूरा। 47 इंटू 47 प्लस का 1 इंटू 2 इंटू 47 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस में 17 इंटू 17 प्लस का 1 इंटू 2 इंटू 17 प्लस का 1 divided by 6. This can be written as 47 into 48 into 2 into 47. 7 2 is 14, 4 2 is 8, 94 प्लस का 1 95 हो जाएगा ये, है ना। देख लो भाई 47 को अगर मैं 2 से करूंगा तो 7 2 is 14 होते हैं, 4 2 is 8 एक 9 होता है, 94 प्लस 1 95 होता है, डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 17 इंटू 18 इंटू 17 टू 34 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 6। चीजों को आसान कर देते हैं, 6 से कटता है कुछ तो काट दीजिए, 6 8 जा 48 एंड 6 3 जा 18, तो 47 इंटू 8 इंटू 95 माइनस का 17 इंटू 3 इंटू 35। चलो भाई मेहनत का काम शुरू करते हैं। 95 इंटू 47, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, 66, 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, 37 38, 5 6 8 6 14 होते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 4 6 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 6 5 को 8 से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ 95 और 47 को मल्टीप्लाई किया था, फिर इसको आपको 8 से भी, अरे समझ रहे हो ना तुम लोग। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 और 4 कितना होता है, 48 49 50 51 52, 8 5 जा 40 40 40 45, 8 5 40, अरे यार भावनाओं बह गए फिर से। हाँ 8 6 जा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 49 50 51 52, यहाँ पे 5 आ गया। 8 4 जा 32, 32 33 34 35 36 37, 8 4 जा 32 33 34 35, 3 5 7 2 0, 3 5 7 2 0। देखो भाई तुम बोलते होंगे कि सर आप इतना क्या कर रहे हो, हमने तो सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो जितना अपने हाथों से कैलकुलेशन करोगे ना उतना फायदे में रहोगे। आज यहाँ पे भले तुम कैलकुलेटर यूज कर लो, एग्जाम में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। आज कैलकुलेटर यूज कर लोगे, आज अच्छा लगे, हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमसे, टाइम बच रहा है हमारा, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे फिर। हैबिट बनाओ इन चीजों की, आदत डालो इन चीजों की, तो ही फायदा मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये बड़ी कैलकुलेशन है तो हाथ से सॉल्व करनी पड़ेगी, वो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, है ना। 7 5 जा 35, 7 6 जा 21 22 23 24, 5 और ये 3, 5 4 9, 3 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3, अरे 35 इंटू 17 कर लिया, अभी 3 से मल्टीप्लाई करूं, 5 3 जा 15 होते, 9 3 27 28, 5 3 15 17, 1785, 1785। चलिए भाई सब काटा पीटी करते हैं फिर से।
कैलकुलेशन लिखने के बाद इसको मिटा देंगे हम, ताकि किसी को पता ना चले कि हमने इतनी मेहनत की थी। यहाँ पे 35720 माइनस का 1785। चलिए भाई शुरू हो जाइए। 10 में से 5 गया 5, 8 9 10 11, 3 यहाँ पे आ जाएंगे, 16 7 और 9 यहाँ पे आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 यहाँ आएगा, और ये 3 एज इट इज चल रहा था। तो 33935, आई थिंक दिस इज द आंसर, 33935। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। कैलकुलेशन फिर से देख लेना एक बार। 10 में से 5 गाएंगे 5 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेंगे। इसने इसको उधार दिया था, यहाँ पे 6 बच गए। 16 में से 7 जाएंगे 9 हो जाते हैं बेटा, और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार के सवाल अगर आ जाएं कभी, तो गलती से मतलब परेशान मत हो जाना। गलती से परेशान मत होना मतलब गलती से अगर ऐसा सवाल आ जाए तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेशक तुम कॉन्फिडेंट हो रहे हो क्योंकि तुमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुमने गलती की हो इसमें कुछ, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखो, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका। नोट कर लिया सभी ने? ये भी नोट कर लो फिर। हो गया ये भी नोट? क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए भाई, द सम ऑफ द फाइंड द सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द जीपी 10 माइनस 9 8.1 ब्ला 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 ब्ला। ये -9 गलती से आ गया क्या? नहीं, -9 गलती से नहीं आया, -9 रहेगा जी। तो इस बार क्वेश्चन में उसने हमारी मदद की है ये बता के कि एक जीपी बनता है, और उसने बोला है कि भाई एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है जिसका सम आपको कैलकुलेट करना है। तो सर सम तभी कैलकुलेट किया जाता है जब कॉमन रेशियो 1 से कम हो। क्या वो 1 से कम आ रहा है? चलो देखते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो आप लोग? सर अगला टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो कॉमन रेशियो निकालते हैं अगला टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। अगला टर्म है -9, प्रीवियस टर्म है 10। क्या बात है, माइनस का 0.9। सर 1 से तो छोटा ही है, मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। अरे इसका मैग्नीट्यूड देखो 0.9, 1 से छोटा होता है। माइनस है कोई बात नहीं, उससे गुस्सा मत हो, माइनस से गुस्सा मत हो, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो ना 0.9, वो भी तो 1 से कम ही है। जी सर यहाँ पे r जो है वो उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तो जो इनफाइनाइट जीपी होता है उसका सम होता है a/1 माइनस का r। क्वेश्चन में पहला टर्म जो है वो 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना है? माइनस का 0.9। देख लो भाई साहब, पहला टर्म है 10, 1 माइनस कॉमन रेशियो r जो आ रहा है माइनस का 0.9 आ रहा है, पुट कर दिया। सो 10 बटा 1 प्लस 0.9, बेटा ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 1.9। थोड़ी सी मक्कारी कर लें क्या सर? कर लो। 10/2, 1.9 को अप्रोक्सीमेटली 2 लिख दिया। थोड़ी सी मक्कारी करी जिससे अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका 5 आएगा। थोड़ी सी मक्कारी करी है हम लोगों ने जिससे अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। सर 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि बीच में देखो माइनस भी है, बीच में देखो माइनस भी है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो उसका माइनस जो होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना बेटा फिर। अरे यार अगर आपने लिखा 10 प्लस माइनस का 9 प्लस का 8.1, तो ये तो 10 माइनस का 9 हो जाएगा, और फिर प्लस 8.1 करेंगे तो आगे भी तो माइनस के टर्म्स बनेंगे फिर। अरे आगे भी तो माइनस का टर्म होगा कोई ना कोई, हाँ। तो वो प्लस माइनस करके जो अल्टीमेटली सम बनने वाला है वो 5 बनेगा फिर, है ना। ये हमने सोचा कि प्लस होगा लेकिन देखा तो ये माइनस हो रहा है। हमें लगा कि ये प्लस होगा लेकिन हमने देखा तो ये माइनस हो रहा है। तो प्लस माइनस इनका आपस में कोऑर्डिनेशन चलेगा और जो हमें अल्टीमेटली आंसर मिलेगा वो 5 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल समझ आती है तुम लोगों को बातें। जल्दी से नोट करो। अरे नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। कर लिया? बढ़े आगे। अगला सवाल। हाँ सर, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 256? क्या बात है सर, ये सीरीज दे दिया मैं, ये सीरीज है और इनमें से कौन से नंबर पे 256 दिखेगा मुझे? 1/4 माइनस 1/2 प्लस का 1, फिर इसके आगे जो भी लिखा होगा वो। तो बताइए कौन से टर्म पे 256 मिलेगा? विच टर्म इज 256? ओहो ओहो सर, बहुत टफ क्वेश्चन है, तो बहुत टफ क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं ना, सांस फूल गई हमारी तो चलिए भाई साहब, किया होगा ट्राई सभी ने। समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, देखने से पता चलता है क्या है ये। 1/4 माइनस का 1/2
1 ब्ला ब्ला ब्ला। सर 1/4 में से अगर मैं 1/2 माइनस कर दूं, तो 1/4 में से 1/2 को माइनस कर दूं, तो मुझे 1 माइनस का 1/2 मिल सकता है। देखो एलसीएम में 4 आ रहा है, 1 माइनस का 2, हाँ माइनस का 1/4 मिल रहा है। फिर से ना सर मजा ही नहीं आया कुछ। प्लस का कर दूं तो प्लस का 3/4 हो जाएगा। फिर नहीं 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 सर कुछ नहीं, 1/4 में से माइनस का 1 कर दूं तो माइनस का 3/4 बनेगा। ना सर मजा ही नहीं आ रहा कुछ भी। प्लस माइनस करने से कुछ पिक्चर नहीं बन रही, जरा मल्टीप्लाई तो करके देखो, क्या पता कुछ मिल जाए। 1/4 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस का 2 तो मुझे आंसर मिलता है माइनस का 1/2। 1/4 में अगर मैं माइनस का 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 1/2। माइनस के 1/2 में अगर मैं माइनस का 2 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 1। क्या बात है सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो सर, है ना। खुद की तारीफ तुम लोग तो करते नहीं हो, हमें ही करनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसे भी देखा कि कॉमन रेशियो जब निकालते थे तो T2/T1 करते थे, है ना। T2 बोले तो माइनस का 1/2, T1 बोले तो 1/4। सॉल्व किया तो यहां पे माइनस का 2 बना। कॉमन रेशियो निकालना है तो T3/T2 भी कर सकते हो आप लोग। थर्ड टर्म बेटा 1 है हमारे पास, डिवाइड बाय सेकंड टर्म माइनस का 1/2, अगेन इट कम्स आउट में माइनस का 2। तो कॉमन रेशियो जो है वो माइनस का 2 है। पहला टर्म जो है हमारे पास वो a जो है वो 1/4 है। उसने बोला है कौन सा टर्म 256 होगा, तो मैंने बोला मान लीजिए भाई देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, लेट देयर आर n टर्म्स इन सीरीज। ये जो सीरीज है इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है। मान लिया हमने, मानने में क्या जा रहा है, अगर n टर्म्स है तो इस 256 वाला जो नंबर है बेटा, जो 256 वाली वैल्यू है ना, वो nth टर्म पे आएगी। तो यहां पे nth टर्म पे मैंने मान लिया 256वें नंबर का टर्म आएगा, ठीक है। उसने यही बोला कि कौन से टर्म पे 256 आएगा, कौन से नंबर पे आएगा 256, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। मैंने बोला पता नहीं सर कौन से नंबर पे आएगा। मैंने बोला लिया मान लो देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म पे ही 256 आ रहा है, ये मैंने माना है बेटा। देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म पे 256 आ रहे हैं, ये मैंने माना है सर, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी इक्वल्स टू 256। a 1/4 प्लस n माइनस का 1। अरे सर ये तो आपने एपी का फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो रहा है आज, है ना। ये तो जीपी है ना। सो a r का पावर n माइनस का 1 इक्वल्स टू 256। a की जगह 1/4, r की जगह माइनस का 2 का पावर n माइनस का 1 इक्वल्स टू 256। 4 उधर जाएगा, माइनस 2 का पावर n माइनस का 1 इक्वल्स टू 256 इंटू 4। अच्छा ठीक है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस वाले से, है ना। अगर ये माइनस वाली चीज आ भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं है इतना। सो 2 का पावर n माइनस का 1 इक्वल्स टू यहाँ पे 6 4 24, 22 9 10 1024। ये तो तब मिलता है जब 2 का पावर 10 करते हैं, है ना। देखो तो 2 2 2 2 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 16 64 इंटू 16। रुको एक मिनट, हाँ 202 की पावर 10 करने पे मिलता है। सो 2 का पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 का पावर 10। देखो माइनस से अपने को कोई लेना देना नहीं है, माइनस गया भाड़ में, ठीक है। माइनस से अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ बता रहा है कॉमन रेशियो माइनस का 2 है। लेकिन अगर आप ना भी लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैग्नीट्यूड ले लेना, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अरे इसके लिए परेशान नहीं होते ऐसे, चलो ठीक है सर, नहीं होंगे परेशान। सो दोनों तरफ देखा, 2 का पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, तो यहां से कंपेयर किया मैंने। सो n माइनस का 1 जो है वो 10 आ रहा है, तो n का वैल्यू होगा 10 प्लस का 1 जो कि बताएगा हमें 11। सो 11th टर्म जो होगी वो अपनी 256 होगी। क्या बोले बेटा,
11th टर्म जो होगी वो हमारी 256 हो जाएगी। तो एक काम करो, इसको नोट करना शुरू कर दो राइट फ्रॉम द हेयर। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी साथ साथ में सारी बातें, है ना। तो एक काम करो, जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से नोट करो भाई। किया नोट सभी ने? पक्का? सर ये माइनस का क्या करो? देखो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसके लिए घबराओ मत। अच्छा तुम्हें लगता है ना सर नहीं माइनस से फर्क पड़ेगा, लो कोई बात नहीं, ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी लगा लो, कोई दिक्कत हुई इससे? क्या बात कर रहे हो सर, है ऐसा कैसे कर लिया आपने? अरे -2 का पावर 10, आंसर 1024 ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। और आंसर माइनस का 2 का पावर 10 करो 1024 आएगा, वो भी प्लस में। क्यों? क्योंकि ये इवन है ऊपर। अरे देखो ना यार, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, आंसर बनता है प्लस का 4। क्यों? क्योंकि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया उसको, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ऑड टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गए, एक माइनस रह गया, माइनस का 8 बनेगा। तो यहां पे भी 2 को जो आप मल्टीपल कर रहे हो वो इवन टाइम्स कर रहे हो, 2 का जो पावर है वो इवन है, तो माइनस का 2 भी लिखोगे तो आंसर प्लस में ही आएगा। लेकिन वही अगर मैं लिखता -2 का पावर 9, हाँ तो गड़बड़ हो जाती है सर, फिर गड़बड़ी हो जाती है यहां पे, तो फिर आंसर नेगेटिव आता है ना। लेकिन अभी क्या है बेटा, 2 का पावर 10 है, इवन है ये, तो माइनस का साइन लगा सकते हो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो तुम लोगों को कंफ्यूजन था कि सर माइनस का क्या करना है, तो भाई ये लो कंफ्यूजन दूर किया तुम्हारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन लगा लेना तुम लोग साथ में इसके भी, ठीक है। लो भाई 1024 को -2 का पावर 10 लिख सकते हो आप लोग, 1024 को -2 का पावर 10 लिख सकते हो, माइनस से माइनस मर जाएगा, n-1 बराबर 10 हो जाएगा। अब ठीक है, खुश हो अब तुम लोग, लिख लो भाई। चलिए भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज भी समाप्त हो जाता है। देखो भाई, हमने सबसे पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की बात करी थी, फिर अब हमने बात करी सीक्वेंस एंड सीरीज की। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको लॉगरिथम, डिटर्मिनेंट है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रा, वो इक्वेशंस जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, इनको सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो बेसिकली क्या है, छोटे छोटे से फंक्शन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो एक ही लेक्चर में आपको 4-5 मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बता दूंगा। जैसे कि लॉगरिथम एक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन होता है, डिटर्मिनेंट है, फिर उसके अलावा आप क्वाड्रेटिक वगैरह को सॉल्व करते हो, ये सारी चीजें जो आएगी वो सब उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, सो यस, उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप एक काम कर सकते हो कि वेबसाइट पे आके वीडियो को दोबारा देख सकते हो। उसके लिए सिंपल सा काम करना है, गूगल पे जाना है, www.magnetbrains.com सर्च करना है, एक पेज खुलेगा, आपको जाना है इधर IIT JEE वाले डिपार्टमेंट पे। जब आप IIT JEE वाले डिपार्टमेंट में जाओगे तो यहां पे आपको मेरा एक फोटो दिखेगा, इस पे वॉच नाउ क्लिक करना, वॉच नाउ पे जाओगे तो यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा जिसमें सारे मेरे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ऊपर जो है सारी चीजें हमने डिफाइन करके रखी होगी कि क्या क्या चीजें हम कवर करवा रहे हैं, नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, DPPs मिल जाएगी। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो DPP में इनके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऑल्दो इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैथ्स का पार्ट है, फिजिक्स में थोड़े बहुत ही यूज आता है, तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस थे जो मेरे को मिले, वो मैंने आपको DPP में डाल दिए। DPP कहां से मिलेगी, तो यहीं पे आप देख सकते हो, DPP भी यहीं अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको बस क्या करना है वेबसाइट पे आना है, अपने बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में जाना है, उसमें आपको DPPs भी मिल जाएगी, उनको सॉल्व जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 लेक्चर देखने के बाद आपसे कोई चार्ज करेगा या कोई सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहना बिल्कुल, ठीक है। तो ये थी कहानी आज के सेशन की। जाने से पहले 3 छोटे से प्यारे से काम तुम कर ही देते हो क्या? अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, जो लाल वाला बटन है उसको दबा दो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। बाकी हाँ, सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने भाई बंधु सखा सहेली तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइए। उनको जाके बताइए कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे IIT की एक धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, तो किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से आओ, ज्वाइन करो, राइट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।